चलिए तो आज की क्लास के अंदर हम प्रेम्बल पढ़ेंगे। राइट, प्रेम्बल से पहले अपन ने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बारे में अपन ने समझ लिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। राइट, और सारी डायमेंशंस हमने क्लियर कर ली, कमिटीज याद कर लिए हैं। राइट, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन लिया, फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, वो हमने याद कर लिया। राइट, उसके ऊपर आप सबने क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। इस थर्सडे को, राइट, आज जैसे और ट्यूसडे है। राइट, तो वेनसडे और होगा। राइट, उसके बाद थर्सडे को आपका टेस्ट होगा। थर्सडे को इवनिंग के अंदर टेस्ट होगा, आज की क्लास तक आएगा उसके अंदर। राइट, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस विल बी देयर, जो टाइम बाउंड मैनर होकर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रेम्बल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर, तो बेसिकली पहले आपको ये पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा, एज इट इज याद रखना पड़ेगा। Right. So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. Right. तो sovereign पहले आता है, फिर socialist आता है, फिर secular आता है, फिर democratic republic. ठीक है, तो कैसे याद करोगे इसको, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। राइट, तो सोवरिन की अगर आप स्पेलिंग देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा लेटर सोवरिन के अंदर है। राइट, फिर सोशलिस्ट के अंदर है, फिर सेकुलर के अंदर है। राइट, तो अगर अपन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स के अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10 लेटर्स है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स के अंदर है, और उसके अंदर और भी कम है, 3 4 5 6 7 लेटर्स के अंदर। तो आप यहाँ पर देखोगे तो इस डेफिनेशन के अंदर सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर ये पहले आएंगे, और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डॉक्टर से याद कर लेना, है ना, SSS SSS DR। राइट, तो ये अपन को याद रखना है। राइट, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के अंदर। फिर दूसरी चीज है जस्टिस। जस्टिस कैसा है, इसके ऊपर कई बार 2 3 बार क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी के अंदर। जस्टिस है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, बाकी कोई जस्टिस नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ऐसा ही लिखना है। थॉट, एक्सप्रेशन, पहले सोचा, फिर एक्सप्रेस करा, फिर बिलीव हुआ, फिर फेथ हुआ और वर्शिप हुआ, इसी लाइन के अंदर, सिंक्रोनाइजेशन के अंदर रखना है। राइट, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual। यहाँ पर देखो डिग्निटी किसकी है, इंडिविजुअल की, और यूनिटी और इंटेग्रिटी किसकी है, नेशन की है। इंटेग्रिटी इंडिविजुअल की नहीं है। राइट, डिग्निटी हो सकती है इंडिविजुअल की, इंटेग्रिटी एंड यूनिटी जो है दैट इज व्हाट, दैट इज ऑफ नेशन, वो नेशन की है। राइट, in our constituent assembly, the 26th day of November, 26 November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves to this constitution। पहले अडॉप्ट करा है, फिर इनैक्ट करा है। अडॉप्ट, वॉइस क्लियर नहीं है क्या बच्चों? प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर और नॉट। क्लियर है तो फिर ये आप अपना कनेक्शन देखिएगा प्लीज, है ना। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर। तो ऐसे एज इट इज आपको याद करना है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशली, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस। फिर जस्टिस। राइट, इस तरह से अपन को एज इट इज याद करना है। जस्टिस कैसा है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। राइट, फिर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फैटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। राइट, इसको एज इट इज अपन को याद रखना है। इस पे से एज इट इज याद रखोगे तो कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। और फिर हमको इसके अंदर कुछ फैक्ट्स समझना है कि प्रेम्बल के कुछ फैक्ट्स, क्या क्या फैक्ट्स है प्रेम्बल्स के, वो अपन को अंडरस्टैंड करना है। फिर इसके बाद हमें ये समझना है कि इसका इक्वलिटी का मतलब, सोवरेनिटी का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है। राइट, इनके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी का मतलब क्या है। राइट, इनके ऊपर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हुए हैं। राइट, फिर इस लाइन का, इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है। 26 जो डेट है 26 जनवरी 1949, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब चीजें हमको इसके अंदर याद करना। 26 जो है 26 नवंबर। राइट, तो 26 नवंबर 1949। राइट, ये सब चीजें हमें इसके अंदर याद करनी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको इसको याद रखना है। राइट, चलो तो लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ कुछ चीजें हम समझते हैं कि देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हो रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उसके बेसिस पे ही वो एक तरह से क्या है, एक बेस बना
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना प्लस प्रेम्बल का भी हमारा बेस बना, राइट। तो प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, राइट। वहां से प्रेम्बल उसके ऊपर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी ये सब बातें लिख रखी थी, राइट। मैं आपको आगे चलकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पढ़ा दूंगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा करा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये आपको इसके अंदर याद करना है, ठीक है। यहाँ पर एक डेट है, आप देख सकते हैं 26 नवंबर 1949, राइट। तो 26 नवंबर 1949 का मतलब क्या है कि इस दिन काम कंप्लीट हो गया भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब कुछ हो गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरफ से सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है, हमको नया कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। बट कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ठीक है, फोर्स में कब आया? फोर्स में आया 26 जनवरी 1950, राइट। इसका सिग्निफिकेंस है बिकॉज 20 साल पहले, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई थी 26 जनवरी 1930 के अंदर, राइट। वो सब चीजें हम पढ़ेंगे, राइट। बट और भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको नहीं पता है, वो मैं आपको बता दूं पहले, कि आपसे पूछा जाए कि भाई हिस्टोरिकल डायमेंशन में अगर हम देखें तो प्रेम्बल वाली चीज कब आई थी इंडिया के अंदर, पहली बार कब आई थी इंडिया के अंदर? तो 1919 का एक्ट था, उसके अंदर पहली बार एक सेपरेट प्रेम्बल बनाया गया था, राइट। सेपरेट प्रेम्बल बनाया गया, राइट। अच्छा, एक बार और समझ ले कि प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखो बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा सारा एलिफेंटाइज साइज है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ने से बढ़िया है कि हमको बता दे कोई समरी क्या है भाई, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्लूप्रिंट टाइप दे दे, राइट, जिससे हमको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना पड़े। इतना मोटा सारा कॉन्स्टिट्यूशन हम कहाँ से पढ़ लेंगे, राइट। तो किसी ने बोला भाई तुम्हारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमने कहा भैया एक पन्ने में बता दूं? बोले हाँ बता दे, ये देख ले प्रेम्बल। हमारी कंट्री, इसका मतलब क्या है? हमारी कंट्री सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जो ये चीज प्रूव कर रहे होंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। हमारा जस्टिस का मतलब सोशो इकोनॉमिक क्वालिटी होता है भाई, लिबर्टी का मतलब होता है थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, फेटर्निटी की कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बना हुआ है ना। भाई कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन? बन गया था तुम्हारा, रेडी हो गया था भाई 26 नवंबर 1949 को रेडी था। बट हमने ना थोड़ा डिले कर दिया, हमने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा एक डेट है 26 जनवरी, उसको रेस्पेक्ट देते हुए 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट में लाएंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ऑपरेशन में लाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। कोई तुमसे पूछे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पहली पहली बार, ठीक है, कब आया था भारत के अंदर, तो 1909, सॉरी, प्रेम्बल पहली पहली बार भारत के अंदर कब आया था, तो 1919 के अंदर पहली पहली बार आया था भारत के अंदर, ठीक है। 1919 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके अंदर सेपरेट प्रेम्बल था, ऐसा ही, जिसमें एक ब्लूप्रिंट टाइप का है, बर्ड आई व्यू है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा का पूरा जो 1999 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके बारे में शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब एक समरी सा, समरी भी नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि स्प्रिट की उसके अंदर है क्या चीज, वो बता रखा है, ठीक है। फिर अच्छा 1919 में आया होगा तो 1935 के एक्ट में भी आया होगा। 1935 एक्ट में कोई प्रेम्बल नहीं था, इतना बड़ा सारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का बना के दिया था वो एक्ट, पर कोई भी प्रेम्बल उसमें था नहीं, राइट। फिर 1919 के अंदर ही पहली बार आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये चीज आपको नहीं पता होगा, ये फैक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर सेपरेट प्रेम्बल आया था, फिर उसके बाद कभी प्रेम्बल आया नहीं, फिर सीधे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैड नो प्रेम्बल, राइट। ये वाले फैक्ट आपको याद रखना है, ये आपकी बुक्स के अंदर नहीं दे रखे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब प्रेम्बल की डेट के बारे में आपने देखा कि प्रेम्बल जब 26 नवंबर 1949, यहां पे प्रेम्बल के अंदर लिखा है वी हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम दे देंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। तो ये एक्चुअली 26 नवंबर 1949 डेट है जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी ने कह दिया कि ये हमारा फाइनल ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और जिसके अंदर प्रेम्बल के अंदर लास्ट में लाइन ऐड कर दी कि 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, रेडी है बिल्कुल। बट हम देखें तो प्रेम्बल कब रेडी था, है ना, प्रेम्बल कब अडॉप्ट करा गया था, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, तो तुमको 26 नवंबर 1949 डेट रहेगी, तुम याद करोगे और ये ही लगा दोगे। जबकि 17 अक्टूबर 1949 को प्रेम्बल को अडॉप्ट करा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो फ्रॉम इन विच डेट प्रेम्बल इज अडॉप्टेड, तो ये वाली डेट मत लिख देना, तो जनरली बच्चे क्वेश्चन में गलती कर देंगे इसको। तो प्रेम्बल को, इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट करा गया। अभी अडॉप्ट इनैक्ट का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। प्रेम्बल को कब अडॉप्ट किया गया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। तो 17 अक्टूबर 1949 इज द डेट। ये डेट मिसिंग है सारी बुक्स के अंदर से, ये आपको याद रखनी है, राइट।
तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिस्कस एंड अडॉप्टेड प्रेम्बल ऑन द 17th October 1949. द असेंबली अडॉप्टेड द प्रेम्बल एज प्रेजेंटेड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी आफ्टर ए वोट बाय द असेंबली. वोटिंग हुई और उसके बाद उसको अडॉप्ट करा गया, राइट. इट इज नोट वर्दी दैट प्रेम्बल वॉज अडॉप्टेड लास्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिबेट ऑन एंटायर ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद, ऑब्वियसली उसके बाद ही बनाएगा ना भाई. कोई चीज है जिसके अंदर आप समरी लिख रहे हैं, उसके अंदर एक तरह से समरी तो गलत वर्ड है इसके लिए, पर एक बर्ड आई व्यू कि भाई तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है, राइट. बर्ड आई व्यू समझते हैं, बर्ड ऊपर से देख रहे हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है. हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की इच्छा नहीं है, तुम बता दो भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है. तो हमने बताया हमारा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इक्वलिटी है, जस्टिस है और फेटर्निटी है, राइट, है ना, लिबर्टी है. इस तरह की प्रिंसिपल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है. ऐसे हमने इसको बता दिया. अंदर पढ़ोगे तो यही कहीं ना कहीं मिल जाएगा फंडामेंटल राइट्स के अंदर, डीपीएसपी के अंदर, ठीक है. आगे चलकर यही चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है. तो दिस इज द आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. ये एक तरह से बर्ड आई व्यू हुआ, समझ में आ रहा है. तो ये जो बनाएंगे वो ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूशन की सारी डिबेट्स खत्म हो जाएगी तभी बनाएंगे ना, है ना. पहले ये बना देंगे उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, ऐसा तो नहीं. पर कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट डिस्कशंस और ये सब चीजें सब फाइनल सा हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद ही बनाएंगे, राइट. तो यहाँ पर आपको देखना, इट इज नोट वर्दी दैट द प्रेम्बल वाज अडॉप्टेड लास्ट. ऐसा भी आ सकता है प्रेम्बल पहले बनाया गया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट. completion of debate on the entire constitution signifying that it was intended to reflect the essence ideals, है ना, philosophy of the constitution as finally approved. तो वो जो फाइनली अप्रूव्ड हो गई उसकी फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी बेसिस पे हम प्रेम्बल बनाएंगे, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब कुछ और फैक्ट्स हमको याद करने, कुछ कुछ महान आत्माओं ने प्रेम्बल के बारे में कुछ कहा है, वो अपन इसके अंदर देख रहे हैं, राइट. तो सबसे पहले ये फोटो देखो भाई, ये है पालकी, है ना. दुल्हन की पालकी होती है ना, वैसी पालकी है. और पालकी के अंदर दुल्हन नहीं बैठी, आइडेंटिटी कार्ड बैठा हुआ है, ठीक है. याद रख जाएगा, पालकी याद रखो और उसके अंदर आइडेंटिटी कार्ड है, राइट. पालकी का ये हटाया पर्दा तो उसके अंदर से दुल्हन की जगह आइडेंटिटी कार्ड निकला, राइट. अब देखो, एन के पालकी वाला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है किसको, प्रेम्बल को. ऐसे अपन को याद रखना है, प्रेम्बल को आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया. तो पालकी वाला ठीक है, से आइडेंटिटी कार्ड याद कर लेना. इस फोटो को आप एक बार देखो, अच्छे से याद हो जाएगा, राइट. फिर एक थे के एम मुंशी, याद है के एम मुंशी, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर के एम मुंशी. तो मुंशी भाई ने क्या करा है, मुंशी भाई जो है बिजनेस कमेटी के भी हेड थे, बिजनेस कमेटी के, राइट. और ये बही खाता टाइप का सब कुछ रखते थे, है ना. मुंशी है ना, बही खाता रखने वाला था. तो इसको पता था कि भाई कुंडली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की कुंडली क्या है. मतलब एक बिजनेसमैन की कुंडली किसके पास होगी, उसके मुंशी के पास. वो क्या काम करता है, कैसा काम करता है, कहाँ करता है, उसके मुंशी के पास होगी. तो वैसे याद रखोगे. तो मुंशी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से कुंडली बोला है और उसको बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है. तो देखो, के मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, ठीक है, ये हमको पता है. द प्रेम्बल इज होरोस्कोप ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक तरह से हमारा क्या है, होरोस्कोप, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये कुछ पॉइंट्स हमने प्रेम्बल के बारे में पढ़े, राइट. अभी उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे, बट इन पॉइंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं, राइट. चलो इसको करो एक बार. अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर बात करते हैं अपन. ये वाला करो एक बार. 76 क्वेश्चन. ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के अंदर. यूपीएससी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन द प्रेम्बल एम्बर्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इतना. तो मतलब वर्ड्स के ऊपर, मैंने जैसे कहा ना, वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना. जस्टिस कैसा है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, फेथ बिलीव वर्शिप, राइट. ये आपको याद रखना पड़ेगा. लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फेथ बिलीव एंड वर्शिप, ठीक है. थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, राइट. ये आपको इसके अंदर याद रखना पड़ेगा, राइट. तो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस कितना इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है. चलो 77 क्वेश्चन करो और देखो इसमें सब कुछ आ जाएगा, बस द फॉलोइंग.
ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलो 78th क्वेश्चन कर लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग, 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह का है। थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप था, राइट। इसमें इकोनॉमिक लिबर्टी नाम की कुछ चीज नहीं थी। तो हमको प्रेम्बल को मतलब एक तरह से पूरा गहराई के अंदर उसको याद कर लेना है, राइट, है ना, अच्छे से उसको याद कर लेना है। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे पूछता है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए यूपीएससी के अंदर अगेन। ठीक है, इस प्रेम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, ये पूछा जाता है, राइट। तो इसके ऊपर है ना बहुत सारे केसेस हुए हैं, उन केसेस को हम अंडरस्टैंड कर लें कि प्रेम्बल पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है, राइट। एक हुआ था बेरूबरी केस, बेरूबारी केस, राइट। इसके अंदर सबसे पहला ये केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम्बल के बारे में कुछ बोला कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ बोला उसने, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है कि नहीं है। तो उसमें बोल दिया कि नहीं नहीं भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट, है ना। तो बेरूबरी केस के अंदर एक वेस्ट बंगाल के अंदर एक एरिया था, ठीक है, बेरूबरी यूनियन, राइट, वो हमने पाकिस्तान को दे दी थी, राइट, है ना, पाकिस्तान को दे दी थी बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। तो बेरूबरी केस के अंदर यहाँ पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से बोला कि देखो, प्रेम्बल जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो सबसे पहला केस जो इसके अंदर हुआ कि बेरूबरी केस, ठीक है, और उसके अंदर बोला गया कि प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रेम्बल नहीं है। तो प्रेम्बल ऐसा है कि अलग है, कोई डॉक्यूमेंट अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज के ऊपर छपा हुआ है प्रेम्बल, ठीक है, पर प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रेम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, इस तरह से इसके अंदर बोला गया। दूसरा केस हुआ केशव नंद भारती केस, ठीक है, केशव नंदा भारती केस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस बिकॉज के अंदर आपको पता होगा अभी तक कि एक बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन यहाँ पर रची गई, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जिसमें कहा गया कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है बट कुछ उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़कर सब चीजें अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। उसमें बोला कि प्रेम्बल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट गिव मी सेकेंड। ठीक है, बेरूबरी यूनियन केस के अंदर इस तरह से बोला गया। ये केस हुआ था 1960 के अंदर बच्चों। फिर इसके बाद हुआ केशव नंद भारती केस, ठीक है, केशव नंद भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन कही गई थी जिसके अंदर कहा था कि पार्लियामेंट, ये अपन पढ़ेंगे आगे चलकर, है ना, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है बट कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़ के सब कुछ को अमेंड कर सकती है, राइट। उसके अंदर बोला गया था कि प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ व्हाट, प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेम्बल के अंदर अमेंडमेंट करना है तो आपको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करना होगा। ऐसे नहीं कि प्रेम्बल को ऐसे आपने अब मतलब
एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से अमेंड कर दिया, नहीं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगा, राइट। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके अंदर प्रेमबल को अमेंड करा गया था वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। उसके बारे में भी अभी अपन चर्चा कर लेंगे, राइट। तो प्रेमबल पार्ट है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का? तो पहले तो नहीं था, बेरोबरी केस के अंदर तो नहीं था भाई। 1960 तक, 1960 में तो बोल दिया था कि नहीं है। फिर पहली बार 1973 के अंदर, तो 1960 से 1973 तक इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो हम देखो बेरीबरी केस के अंदर बोला कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर इसको पढ़ लेना है, पूरा केस मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल कुड नॉट बी जस्टिफाइड बाय द रेफरेंस ऑफ द प्रेम्बल बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आपने जो प्रॉपर्टी दे दी, राइट, किसको? अच्छा ये बात ध्यान रखना, मैंने है ना आपको क्वेश्चंस जो देना है ना, ठीक है, जैसे वीकली टेस्ट के अंदर और आपका जो शीट दिया जाता है उसके अंदर जो क्वेश्चन देना है ना, उसके अंदर आप पीपीटी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था, इसके पर्पस आप पढ़ लेना, कमिटीज के पर्पस आप पढ़ लेना, राइट। ये बोला था आप लोगों से, आप लोगों ने पर्पस पढ़े नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे पर्पस के अंदर से आ गए थे, समझ में आ रहा है? तो सब बच्चे जो पीपीटी है उसको पहले थॉरोली पढ़ोगे। जानबूझकर मैं कुछ ऐसी चीजें छोड़ रहा हूँ जो कि आप इजीली कर सकते हैं, जैसे अब ये केस मैंने आपको बता दिया, मैंने छोड़ दिया इसके अंदर, बट एक पॉइंट है, इस केस का नाम नहीं बताया मैंने, राइट। वो नाम मैं पूछ लूंगा फिर उसके अंदर, बेरोबरी केस बताया पर उसके अंदर किस किस तरह का इसको एक और नाम से जाना जाता है वो नाम नहीं बताया मैंने, पर वो है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं दिखाऊं आपको इसके अंदर कहाँ है, ये है नेहरू नून एग्रीमेंट। बट ये मैं ऐसी चीजें आपको बताना छोड़ दूंगा जिससे कि आप पढ़ने की आदत डालें, है ना। ये पीपीटीज जो है दैट इज द, कि ये आपको पढ़नी पढ़नी है, दैट इज द मैंडेटरी थिंग। ऐसा नहीं कि सर ने कर दिया, वीडियो हमने देख लिया और कर देंगे, नहीं, कुछ चीज मैं जानबूझकर इसके अंदर छुड़वा रहा हूँ। उनमें से क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, जिससे कि आपकी एक आदत बने कि सिर्फ वीडियो देखकर काम नहीं चल रहा है भाई, पीपीटी को भी पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ जानबूझकर चीजें करी जा रही हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैं डालूंगा जो मैंने पढ़ाए नहीं है, बट आपको थिंक करने को, थिंकिंग एबिलिटी आपके अंदर दी है भगवान ने, तो थिंकिंग एबिलिटी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे ना जो पीपीटी में भी नहीं है और जो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, वीडियो के अंदर भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बट वो तुम्हारे दिमाग के अंदर रीजनिंग करोगे तो हो जाएंगे तुमसे। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पर आ रखे, मैं बोल रहा हूँ एक साल से मैं इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस जो है एक परफेक्टली डिजाइन करे हुए क्वेश्चंस हैं, किस तरह से तुमको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, राइट। चलो तो देखो यहाँ पर केशव नंद भारती के इसके अंदर चैलेंजेस टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट लिमिट्स द फंडामेंटल राइट, ये इसका बेसिक था, ठीक है। बट इसके अंदर प्रेमबल के बारे में बोला गया, प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाई उसके बाद से प्रेमबल जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक एलआईसी इंडिया केस हुआ, उसके अंदर भी बोल दिया हाँ भाई प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझो, क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि बेरूबरी केस के अंदर प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या नहीं, प्रेमबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। केशव नंद भारती केस के अंदर, यस, केशव नंद भारती केस के अंदर प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और फिर एलआईसी इंडिया केस के अंदर क्लियरली उसको जस्टिफाई करा गया वापस से कि प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ साथ कुछ चीजें और बोली गई, राइट। वो चीजें क्या है वो अभी अपन पढ़ेंगे, बट पहले इनके ऊपर क्वेश्चंस कर लें, इन तीन लॉस के ऊपर अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, यूपीएससी हमेशा पूछती है इस प्रेमबल अमेंडेबल है क्या, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेमबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेंडेबल है, अभी ये फाइनल चीज जो है वो ये है कि प्रेमबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेंडेबल है। तो देखो एलआईसी के अंदर भी इस तरह से बोला गया कि प्रेमबल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा ये चीजें भी बोली गई है ना, पिछली बार अभी शायद इस बार या फिर इससे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था इसके ऊपर, ठीक है, इस वाली चीज के ऊपर। तो वो भी मैं अभी आपको साथ क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है बच्चों। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, इट ओके विद एवरीवन? प्लीज लेट मी नो, फास्ट तो नहीं चल रहा है? क्योंकि ये सब चीजें आपने ऑलमोस्ट मतलब कभी कहीं भी पढ़ी ही होंगी, ये वाली चीजें है ना। ओके, ठीक है। मेरा फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको, तो अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी, ये चीजें भी अपन बाद में पढ़ते हैं, अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस प्रेम्बल है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या बोलोगे? यस इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
वीकली टेस्ट में हम आपको कुछ प्राइज भी देंगे, राइट। जो भी विनर होगा ना, टॉप फर्स्ट रैंकर, उसको कुछ मिलेगा, राइट। जस्ट टू मोटिवेट यू कि आपको हाँ भाई रैंक लानी है, राइट। पहले 5-6 टेस्ट के अंदर हम ऐसा रखेंगे आपके लिए। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं। बेरोबरी यूनियन केस, प्रेमबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। केशव नंदा भारती केस, प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। प्रेमबल क्या है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्बॉडीज दिस बेसिक फीचर। एलआईसी इंडिया केस, प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन, कैन बी यूज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्बिगियस प्रोविजंस। ये भी अपन बताते हैं क्या चीज है, राइट। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये करो, 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको अभी अपन सॉल्व करते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके, राइट। अभी एक चीज बतानी है आपको, उसके बाद ही सॉल्व हो जाएगा। ये कर लो एक बार, ये तो हो ही जाएगा। 78th क्वेश्चन। ऐसे लिखो भाई, ऐसे मत लिखो डी बी सी, है ना। 78th का ऐसे लिखो थोड़ा सा, आलस मत करो प्लीज। चलो अब इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, कई बच्चे डी लिख रहे हैं, कई बच्चे बी लिख रहे हैं। करेक्ट आंसर इज बी। अब ऐसा क्यों हुआ है? इस इस पहला स्टेटमेंट जो है ना, इसको अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मैं तुमको कुछ बातें और बता देता हूँ। क्या होता है प्रेमबल के अंदर, ऐसे बोल दिया गया कि प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ये बोला गया तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं बोला कि प्रेमबल इज इक्विवेलेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ऐसा नहीं बोल गया, इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि प्रेमबल का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेमबल में जो लिखा है उसके ऊपर तुम अपनी गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ जाओ कि भाई हमको तो प्रेमबल में जो लिखा है वो दो, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, प्रेमबल के पास इट इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर। ये समझो बच्चों, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर। समझ में आ रहा है? सोर्स ऑफ पावर नहीं है कि लेजिस्लेचर के ऊपर आप कहो कि भाई नहीं नहीं भाई हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करना है, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके अंदर जो भी प्रोविजन है वो हमको प्रोवाइड करके दो, नहीं तो हम तो नहीं खेल रहे, राइट। ऐसा नहीं करना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है कि प्रेमबल के ऊपर तुम खड़े हो जाओ कि प्रेमबल के ऊपर इस तरह से, और प्रेमबल की बेसिस पे आप, ओनली प्रेमबल के बेसिस पे, इंडिपेंडेंटली प्रेमबल के बेसिस पे आप काम नहीं कर सकते, राइट। किसी को मतलब केस के अंदर, किसी केस के अंदर इंडिपेंडेंटली प्रेमबल को बेसिस पे यूज नहीं कर सकते, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो प्रेमबल का लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं है बच्चों, इसको समझो इस बात को, इंडिपेंडेंटली नहीं है। इंडिपेंडेंटली वर्ड क्यों यूज हो रहा है यहां पर, ये बात समझने की कोशिश करना, राइट। जैसे कि हम बात करें कि कोई ऐसे बोले कि देखो क्योंकि प्रेमबल के अंदर इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन्ड है, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन है, तो हमें तो इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए। तो कोर्ट कहेगा कि भैया देखो प्रेमबल इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि हम आप क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं कि प्रेमबल के बेसिस पे हमको दे दो ये चीज, तो नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ रहा है? हाँ, बट ऐसा हो सकता है कि आप जैसे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल राइट, अगर हम बात करें 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बारे में कुछ बात हो रहा है। फंडामेंटल राइट 19(1)(a), उसके बारे में कुछ बात हो रहा है, राइट। ठीक है। तो आप प्रेमबल को एक तरह से क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली इकोनॉमिक जस्टिस को आप प्रेमबल को ऊपर नहीं लेकर आ सकते। इकोनॉमिक जस्टिस, क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, प्रेमबल के अंदर है, इसलिए आप नहीं कर सकते। ये तो मतलब इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिस प्रेमबल के अंदर है तो हमको इकोनॉमिक जस्टिस दो साहब, ऐसा आपको नहीं करना है।
राइट, जस्ट गिव मी ब्रेक बिकॉज एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, है ना। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ की अभी बेटी हुई है अभी जस्ट, राइट, तो फोन पे फोन आ रहे हैं इसलिए तो मैंने अब साइलेंट कर दिया। सबको मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मेरे को पता है बेटी हुई है, मेरे को कॉल मत करना, राइट। तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि हाँ, थैंक यू तलवीन, थैंक यू एवरीवन, राइट। चलो पढ़ाई पर वापस आते हैं। यहाँ पर देखो 19(1) जो है ना, उसके अंदर लिख रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपने कहा ठीक है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बातचीत चल रही है, राइट। आपके ये कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कोई केस है, तब आप कह रहे हैं देखो भाई प्रेम्बल में भी तो लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव एंड फेथ एंड वर्शिप। तब आप इस तरह से प्रेम्बल को यूज कर सकते हैं टू क्लैरिफाई, टू इंटरप्रिटेट, ठीक है, इंटरप्रिटेट करते वक्त कर सकते हैं आप ऐसा। बट ऐसे नहीं डायरेक्टली, क्योंकि इकोनॉमिक लिबर्टी प्रेम्बल में तो हमको भी इकोनॉमिक लिबर्टी दो साहब, ऐसा नहीं चलेगा। ये बात समझ में आया बच्चों, सभी बच्चों को? आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रेम्बल को आप कैसे यूज कर सकते हैं? टू क्लैरिफाई, टू एक्सपेंड द मीनिंग, ठीक है, कोई स्पेसिफिक आर्टिकल उसका एक्सपेंड करने के लिए मीनिंग को, कि भाई देखो प्रेम्बल में भी इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसा कर इंटरप्रेट करने के लिए। एक बार सभी बच्चे बता दें बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? नितेश, मनोज, मनीषा, तलवीन, तुषार, वैशाली, परिया, अंजलि गोयल, अंजलि शर्मा, अमीर एंड एवरीवन, ठीक है। अब इसके बेसिस पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए ये अपन को इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है। एक तो अपना एक क्वेश्चन ये ही अपन देख लेते हैं, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन आप इसके अंदर कर लीजिएगा एक बार, ये यूपीएससी के अंदर पूछा गया 2020 में। आराम से पढ़कर इसके अंदर आंसर करें, और प्लीज अगेन आई एम सेइंग जब भी आंसर कर रहे हैं तो 79 का लिख कर करें प्लीज। तुषार, आमिर, ठीक है। अभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है कितना इजी क्वेश्चन था, 2020 के अंदर पूछा गया, राइट। तो हमें ये समझना है बेसिक क्या है। बेसिक ये है भाई पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इंडिपेंडेंटली अगर आप कहें कि हम क्योंकि प्रेम्बल में सब ऐसा लिखा हुआ है हमको ये दे दो, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। कोर्ट के अंदर कहें कि इकोनॉमिक लिबर्टी के बेसिस पे ही आप कोर्ट के अंदर जजमेंट, नहीं, आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज किसमें बताई गई? ये चीज बताई गई एल आई सी वाले केस के अंदर। देखो एल आई सी वाले केस के अंदर ये बोला इंटरप्रेटिव इंटरप्रेटेटिव रोल, ठीक है, नॉट ए सोर्स ऑफ पावर। The court clarified that while the preamble state the objective and philosophy of the constitution, it cannot be the source of any substantive power. In other words, the government cannot derive power directly from the preamble, but it can interpret provision of the constitution in the light of the preamble। ये समझ में आया? ये एलआईसी केस के अंदर क्लियर कर दिया भाई, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। तो यहां पर देखो LIC of India case gave a final authoritative interpretation of the preamble. The preamble is a part of constitution, that is correct. It embodies the spirit and the philosophy of the constitution, but it is not enforceable in the court of law as an independent, ठीक है, इंडिपेंडेंट की तरह नहीं कर सकते इसको। तो इस क्वेश्चन में अगर देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया यूपीएससी के अंदर, इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, है ना। ये भी आपको सही लग रहा होगा, बट इससे ज्यादा सही ये है, समझ में आ रहा है? अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये सही हो जाता, समझ में आ रहा है? पर इससे ज्यादा सही ये है ना, इंडिपेंडेंटली वाला भी लिख दिया, जैसा का जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस तरह से।
ये पार्शियली करेक्ट है, दिस इज पार्शियली करेक्ट। बट अगर मान लो यहां पे नन लिखा होता, ठीक है, तो फिर ये सही हो जाता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यूपीएससी का, बट आपको बेसिक समझ में आया। बेसिक हम ये समझ गए पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ भाई है। क्या तो फिर इसको जुडिशरी के अंदर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, कर तो सकते हैं पर इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? इंटरप्रेट करने के लिए कुछ चीज को इंटरप्रेट करवा रहे हैं, कुछ चीज को सपोर्ट करने के लिए, वैसे अपन दे सकते हैं कि भाई देखो इसने भी तो ऐसा है लिख रखा हो, है ना, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये आपके दिमाग में क्लियर। यहाँ पर बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं इसमें, मैंने 3-4 क्वेश्चन बनाकर शीट में भी डाले और एग्जाम में भी डाले, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर वंस फॉर ऑल के लिए। ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं है, ये खत्म हो गई बात। बेरोबरी केस के अंदर बोला पार्ट नहीं है, केशवनंद भारती केस के अंदर पार्ट है, राइट। और फिर एलआईसी इंडिया में बोला पार्ट है, बट इंटरप्रिटेटिव इफेक्ट है सिर्फ इसका, सोलली इंडिपेंडेंटली एक तरह से एनफोर्स नहीं करवा सकते आप उसको। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना, ये भी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रेम्बल ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 78 का सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन और हार्ड हो जाता अगर मैं इनकरेक्ट लिख देता इधर तो, पर इतना हार्ड नहीं बनाना था कि भाई, क्योंकि मैं ये था कि पहले ही एक बार देखते हैं किस किस बच्चों को ये चीज पहले से पता है, राइट। चलो भाई, तो आई होप दिस इज क्लियर। ये देख लो विद रेफरेंस टू द केस ऑफ केशवनंद भारती केस, ये वाला क्वेश्चन करो 79। 79 का करेक्ट आंसर विल बी सी, राइट। तो देखो मैंने बताया ना केशवनंद भारती केस के अंदर क्या बोला गया, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी गई कि बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज को छोड़कर आप सब कुछ बदल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 के अंडर, राइट। ये चीज हम तब भी पढ़ेंगे जब हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो प्रेम्बल के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़कर सब कुछ अल्टर कर सकते हैं आप। तो हाउएवर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन द प्रेम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड, ये अल्टर नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ अमेंड कर सकते हैं प्रेम्बल को, ठीक है। तो 76 का 79 का 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। मनोज क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारा प्रेम्बल कभी अमेंड हुआ है क्या। तो हमें पता है कि हाँ भाई एक बार हुआ है, बस एक ही बार हुआ है, ऐसा पूछ सकते हैं ओनली वन। तो ओनली देख के तो आप वैसे ही घबरा जाते हैं, ओनली वन, तो दैट इज करेक्ट कि एक बार ही, ओनली वंस, है ना, एक बार ही क्या हुआ है, अमेंड हुआ है। और वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। समझ में आ रहा है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ऐसा था कि हम कहते थे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बस यही 3 चीजें थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। समझ में आ रहा है? सोवरेन के बाद सोशलिस्ट नहीं था, सेकुलर नहीं था, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर था ना, ये बाद में ऐड करे गए। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करे गए हैं, जबकि हमारे देश के अंदर इमरजेंसी चली हुई थी। तो इमरजेंसी के टाइम के अंदर ऐड करे हुए प्रोविजंस हैं ये प्रेम्बल के अंदर। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमेशा ऐसा कहते हैं, 78 का भी बताते हैं आपको, है ना। इसलिए हमेशा इस तरह से बोलते हैं कि ये जो है ना, ये जो सेकुलर है, राइट, सेकुलर वर्ड है, ये तो बाद में ऐड करा गया है ना, इसके ऊपर डिबेट होते रहती है। सोशलिस्ट वर्ड जो है दैट इज बाद में ऐड करा गया ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो भी कब करा गया, इमरजेंसी के टाइम पर करा गया। तो
प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हैज अमेंडेड ओनली फॉर वंस, ठीक है, ओनली वंस सो फार, अभी तक सिर्फ एक बार ही करा गया और वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 1976। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, एक है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1948 1978 सॉरी, लास्ट में यहाँ पे 8 आ रहा है ना, 4+4 = 8, ये देखो लास्ट में यहाँ पे 6 आ रहा है ना, 4+2 = 6, ये देखो। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, 44th जो है वो 78 है, 42nd जो है वो 76 है, 1976, है ना। अपन 76 इस चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहे 76 78, तो ये इस तरह से याद कर लेना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो वर्ड सेकुलर, सेकुलर पहले वर्ड नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में ऐड करा गया भाई, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोशलिस्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के अंदर, इस पे बताएंगे भाई, है ना। और एक और वर्ड है एंड भी, एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी था ना, उसके अंदर एंड इंटेग्रिटी भी ऐड करा गया। तो मतलब 4 वर्ड अगर हम देखें वैसे तो 1 2 3 4 4 वर्ड ऐड करे गए, सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिटी था अपने, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो इंटेग्रिटी वर्ड जो है वो बाद में यूज करा गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 4 वर्ड बाद में ऐड करेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है भाई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो चलो ये 80 क्वेश्चन कर लो, 80th क्वेश्चन। सेवेंटी एट का भी देख लेते हैं वापस, एक बार ये कर लो। देखो ध्यान से करो क्वेश्चन बच्चों, गलत क्यों कर रहे हो? अभी तो बताया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर ही बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी ये सब बातें कर रखी है। मूव्ड बाय द पंडित नेहरू इन 1946, दैट इज करेक्ट। इसको रॉन्ग क्यों कर रहे हो? फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड है इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, राइट, एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट वॉज अमेंडेड ओनली वंस सिंस 1950, तो अमेंडेड ओनली वंस 1950 के बाद सिर्फ एक बार अमेंड करा गया। अब आप यहाँ पर देखोगे 1976 नहीं लिखा सर इधर, इसलिए कंफ्यूजन हुआ होगा, जानबूझ कर नहीं लिखा। सिंस देखो ना, सिंस वर्ड, कौन कौन बच्चों को सिंस नहीं दिख रहा है ना। द वर्ड डेमोक्रेटिक, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब तुमको तो 1976 ही याद है, तुम कुछ पढ़ते ही नहीं हो, 1950 ही पढ़ते हो, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको 1950 ही याद रह जाता है, 1976 याद तो आपने 1950 नहीं भाई, तो ये भी तो पढ़ो, सिंस ओनली वंस, सिंस 1950, 1950 के बाद। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं प्लीज बताओ जिन्होंने ये चीज नहीं देखी? सबने देख ली थी ये चीज, है ना। चलो बहुत बहुत बढ़िया बात है अगर देख लीजिए। द वर्ड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं ये नहीं करा था सब। यही तो नहीं करा था। ये तो पहले से था। एक एंड भी ऐड करा है ना, तो वैसे देखे जाए तो 4 वर्ड्स इसके अंदर हो गए, और वैसे देखे जाए कोई तो सोवरिन, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी, एंड भी तो वर्ड ऐड करा गया, राइट। बट अगर हम देखें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो 3 ऐड करे गए, जिसकी कोई वैल्यू है वो 3 वर्ड ऐड करा गया, एक एंड भी वर्ड ऐड करा गया ना वैशाली। यूनिटी के बाद एंड इंटेग्रिटी कर गया, तो एंड भी तो एक वर्ड है इसमें। इज दिस क्लियर क्वेश्चन?
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक बार 78 से देख लेते हैं। 78 क्वेश्चन, इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लीगल, ये वाला गलत है, बाकी ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। 78 का सी विल बी द राइट आंसर। सॉरी, कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर द, अच्छा 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 अच्छा, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कैन बी यूज बाय द कोर्ट टू इंटरप्रेट एम्बिगियस प्रोविजंस, दैट बी इज करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। कैन बी अमेंड, अमेंड तो करा जा सकता है ना इसको, प्रेम्बल को। ठीक है मनींजा, चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, अब यहां तक सबको क्लियर है ना? चलो अब आगे हम पढ़ते हैं। तो देखो ये है, प्रेम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेचर नॉन ए प्रोहिबिशन ऑफ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, इट इज नॉन जस्टिसेबल, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है। प्रेम्बल कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, दैट इज नो लीगल इफेक्ट ऑन इट्स ओन, इट इज नॉट जस्टिसेबल, कोर्ट्स कैन यूज इट्स एज ए इंटरप्रिटेशन बट नॉट फॉर द एनफोर्समेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, अब सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो preamble does not grant any direct legal authority of the government or the legislature to make the laws, ठीक है। Similarly, preamble does not impose legal prohibitions or limitations on the legislature. Laws cannot be struck down merely on the basis of that they violate the preamble, right? Unless they also violate the specific constitutional provisions, ठीक है। Citizen cannot approach to the court demanding कि भाई ये चीज हुआ नहीं है, ठीक। तो ये सब चीजें हमने इसके अंदर अंडरस्टैंड कर ली है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम ये समझ गए कि जो बेसिक बेसिक था प्रेम्बल का, कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्फोर्सेबल है कि नहीं है, राइट, इस तरह के क्वेश्चन अपन ने कर लिए। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है, ये अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड कर लिया। और जो बेसिक है कि भाई इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अपन ने देख लिया। अब आइए हम अच्छे प्रोविजंस इसके समझते हैं, जो कि एक फिलोसफिकल डायमेंशन देगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, वो अपन समझते हैं। सबसे पहले एक वर्ड है इक्वालिटी, है ना। तो इक्वलिटी का मतलब क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं, राइट। कि प्रेम्बल जब कह रहे हैं कि इक्वलिटी, तो इक्वलिटी का मतलब क्या है। प्रेम्बल के अंदर जो इक्वलिटी लिखा हुआ है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका इक्वलिटी का मतलब क्या है, ये अपन को इसके अंदर अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। तो ये कहते हैं इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी और स्टेटस के ऊपर इक्वलिटी, ठीक है। और इक्वलिटी को हम सबके अंदर प्रमोट करें, टू प्रमोट देम अमंग ऑल, that is known as what, that is known as equality of status and opportunity and promote them among all. This is the what our preamble is saying, ठीक है। तो जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। पर पहले हम इक्वलिटी समझ रहे हैं, फिर हम लिबर्टी समझेंगे और फिर जस्टिस समझेंगे क्या होता है, और जैसे इक्वलिटी समझेंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसके अंदर बना रखे हैं बच्चों, राइट। अभी शीट के अंदर आपको मिलेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे तो क्या है, एक आपको बस इंट्रोडक्शन दे दूं मैं क्वेश्चंस का, ऐसा है, फिर बाद में आपकी प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, शीट बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अगर मैं कहूँ इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वीकली टेस्ट शीट और वीडियो लेक्चर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी शीट है, जो आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन कराएगी। तो शीट को आपको टाइमली सॉल्व करना है, राइट। इट इज, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन समझते हैं। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि भाई जो भगवान ने तो हमको सेम ही भेजा था, राइट। हमने क्या है, नीचे जाकर अलग अलग अपने डिवीजन कर लिए, डिस्क्रिमिनेशन कर लिए कि भाई तू तू गोरा है, तू काला है, तो गोरा हूं, क्योंकि मैं गोरा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैं ज्यादा सुपीरियर हूं, मेरे को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। तू आदमी, मैं आदमी हूं तो औरत है, तो क्योंकि मैं आदमी हूं तो मेरे को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, है ना। तो हम ऐसे कहते हैं, जैसे एक रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, राइट, उसके अंदर ऐसे लिख रखा था कि भाई हमने जो, भगवान ने जो बीज भेजे थे ना, ऊपर से बीज फेंके थे कि आगे जाके ये क्या करेंगे, बड़े बड़े पेड़ बनेंगे। तो उन बीजों के अंदर भगवान ने एक समतल जमीन दी थी, उसके अंदर बीज फेंके थे, फिर हमने उसको क्यारियां हमने बना ली, उसके अंदर क्यारियां बना लेते हैं ना। क्यारियां मतलब एक, आपने देखा होगा रेक्टेंगल सा एरिया बना लेते हैं जिससे कि पानी वानी भर सके उसमें। कार्य मतलब डिस्क्रिमिनेशन हमने कर लिया, डिवीजन हमने कर लिया, भगवान ने तो सब कुछ सेम ही भेजा था। तो हम जब ऐसे पागलों की तरह बात करने लग जाते हैं कि भाई क्योंकि मैं आदमी हूं और तू औरत है तो मेरे को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, क्योंकि मैं अपर कास्ट का हूं और तू लोअर कास्ट का है तो मेरे को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। जब हम ऐसे पागल हो जैसी इलॉजिकल बातें करने लग जाते हैं जिसमें कोई रीजन नहीं है, राइट, जो कि इरेशनल चीजें हैं, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन
करने लग जाते हैं, तो फिर हम इनइक्वलिटी क्रिएट कर रहे हैं समाज के अंदर। समाज के अंदर इनइक्वलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो इक्वलिटी का मतलब ऐसी फालतू की चीजों को हटाना, दैट इज नोन एज इक्वलिटी। इक्वलिटी इज अबॉलिशन ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन, कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो कि मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन है, विच आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड इरेशनल इन इट्स नेचर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इक्वलिटी। जो फालतू की उपज आती है हमारे दिमाग के अंदर ना, कि भाई तू गोरा है मैं काला हूँ, राइट, तो मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ, कि तू आदमी है मैं औरत हूँ, राइट, तो अपर कास्ट का है मैं लोअर कास्ट का हूँ, ये सब इलॉजिकल है ना। समझ में आ रहा है? इलॉजिकल है ना ये सारी चीजें इलॉजिकल है। हमने समझा था, आपने फिलोसफी के अंदर अपने डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करा, एरिस्टोटल कैसे बोलते थे, प्लेटो कैसे बोलते थे, राइट। समझ में आ रहा है इक्वलिटी के बारे में क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी। तो यहाँ पर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि ये जो चीजें होती है इसको हटाना ही इक्वलिटी। तो इक्वलिटी की डेफिनेशन बताएं, अबॉलिशन ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन। कन्वेंशनल मतलब होता है मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, विच आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड इरेशनल इन नेचर, देयर कैन बी क्लास, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब भाई सर आप ऐसे बोल रहे हैं तो सर मैन मेड होना चाहिए, एक तो मैन मेड को हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कल को हम ऐसे कहें कि भाई ईगल कैन फ्लाई बट आई कैन नॉट, ये तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है साहब, इसको हटाओ, सारे ईगलों को मार दो, ऐसा तो नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन इज नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन। नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमको नहीं सोचना है, ठीक है। आप कहें फिश कैन स्विम, आई कैन नॉट, फिश के पास तो देखो कैसे तैरती रहती है आराम से पानी में पड़े, तो मैं नहीं करता, ये मेरे अंदर भी गिल्स लगा हुआ, राइट, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेशन ऐसे फालतू के जो हम बना दिए, जो कि इलॉजिकल है, जो कि इरेशनल है, जो कि अनरीजनेबल है। इसके कारण है जैसे कि ऐसे कर दिया कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़कियां पढ़ेंगी तो उसके कारण क्या होता है, उनके पति की डेथ हो जाएगी। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई, बट फिर भी इसको बनाया गया है। तो ये इनइक्वलिटी की रेट हो गई ना समाज में, कि लड़के तो पढ़ रहे हैं लड़कियां नहीं पढ़ रही, क्योंकि उनके पति मर जाएंगे, ऐसा था पहले। तो ऐसी चीजें जो फालतू की चीजें हैं इनको हटाना, दैट इज नोन एज इक्वलिटी। अब क्या हुआ कि ऐसे आपने कह दिया कि लड़कियां नहीं पढ़नी चाहिए, समाज में है ना सदियों से ये चला आ रहा है, मान लो कि लड़की नहीं पढ़नी चाहिए, बिकॉज लड़की पढ़ ली ना तो फिर क्या हो जाएगा, उसका पति की डेथ हो जाएगी या फिर बहुत अशुभ हो जाएगा घर के अंदर। यहाँ लड़की पढ़ी वहां उसका पति मरा, ऐसा चीज बहुत पुराने समय से चला आ रहा है हमारा। तो आज के जमाने में अगर हमको इक्वलिटी लानी होगी कि यार ये तो बहुत गलत, आज हमको लग रहा है ये तो बहुत गलत हो, तो इनको हमको कुछ ज्यादा अफर्मेटिव एक्शन देने पड़ेंगे ना, तभी जाकर ऐसे होंगे। अब कहें कि ठीक है यार गलती हो गई उस दिन की, अब छोड़ो, अब से है ना अपन एक लाइन खींच लेते हैं जिसमें तू भी इक्वल खड़ी होगी मैं भी इक्वल खड़ा होऊंगा, तो दैट इज नॉट राइट ना। इनको कुछ हमको अफर्मेटिव एक्शन देने पड़ेंगे ना। इतनी सदियों से इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सदियों से शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मान लो अनटचेबिलिटी और ये सब चीजें हो रही है, तो बहुत पिछड़ गए, तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, एक अफर्मेटिव एक्शन देना पड़ेगा। ये तो कोई लॉजिक बात हुई कि हाँ भाई हम इनको रिजर्वेशन दे दें मान लो, तो ये तो लॉजिकल बात हुई, क्योंकि ये बहुत सालों से पीछे हैं, राइट। तो क्या है, तो हम इसको क्या कर दें, एक तरह से अफर्मेटिव एक्शन देकर इसको थोड़ा सा आगे हम पुश कर दें, जिससे कि ये मेल के इक्विवेलेंट हो जाए। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये चीज तो लॉजिकल हो गई, इसको नहीं हटाना है, रिजर्वेशन को नहीं हटाना है। रिजर्वेशन इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन बट इट इज अ वेरी लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हमेशा एक आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको अच्छे से क्लियर भी अंडरस्टैंड भी हो जाता है उस एग्जाम्पल से, कि भाई एक 100 मीटर की रेस की लाइन है, राइट। यहां पर दो कंटेस्टेंट हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, ए और बी। ए जैसे ही पैदा हुआ था तो उसके पिताजी ने बोला था मेरा बेटा तो एथलीट बनेगा, और पिताजी ने इसको ट्रेनर प्रोवाइड करा, पिताजी ने इसको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करे, सब कुछ वो चीज जो कि ए को चाहिए सब कुछ प्रोवाइड कर दिया पिताजी ने, ठीक है। बी एक ऐसा बंदा है जिसको हमने क्या करा, बेड़ियों में बांध दिया, पैदा होते इसके पैरों में सबसे पहले काम ऐसा करा डॉक्टर ने, बेड़िया बांध दी, इसको एक कमरे में पटक दिया, है ना। इसको खाने वाने को दे दे, पैरों से बेड़िया नहीं खोल रहे इसके। वन फाइन डे जब ये 21 साल का हो गया और ये भी 21 साल का हो गया, ये तो भैया ट्रेनिंग कर करके खूब
माइकल फिलिप्स बन गया, राइट। बट ये तो क्या है, ये तो कुछ नहीं करा, राइट। समझ में आ रहा है? तो ए और बी को हमने 0 मीटर पे खड़ा कर दिया 21 साल की उम्र पे, तो ऑब्वियसली बी विल नॉट विन, ए विल विन ओनली। तो ऐसे ही हम इतने समाज में इतने सालों से किसी के ऊपर अत्याचार करे हुए, किसी के ऊपर दबाए हुए कि तेरे को नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तू पढ़ेगी तेरा पति मर जाएगा, तेरी कुछ आइडेंटिटी नहीं है पति के बिना, है ना, सती सिस्टम चल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें, डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब चीजें चल रहा है। अब इसको एकदम से तुम कहो कि ठीक है गलती हो गई, चलो बी बी अब हम कुछ नहीं कर सकते, चलो 0 मीटर पे खड़े हो जाओ, इस लड़की को यहाँ पे खड़ा कर दो, चलो अब एग्जाम फेस करते हैं। तो दैट इज नॉट राइट ना। तो हमको कुछ अफर्मेटिव पुल देना पड़ेगा, अफर्मेटिव एक्शन देने पड़ेंगे। अफर्मेटिव एक्शन करा, बी को हमने 95 मीटर पे खड़ा कर दिया मान लो, और कहा कि अब चलो रेस स्टार्ट करते हैं, ए इज एट 0 मीटर और बी 95 मीटर पे, अब चलो रेस स्टार्ट करते हैं। तब जाकर इक्वलिटी एस्टेब्लिश होगी। ये सबको कई बार मैं बता चुका हूं एग्जाम्पल, ठीक है, सबको याद ही होगा ये एग्जाम्पल। तो इसी तरह से जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, अब देखो इसमें ये कह सकता है अरे बहुत नाइंसाफी हो रही है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पर रियल सेंस में इक्वलिटी तभी आएगी जब इस तरह की चीजें अफर्मेटिव एक्शन दी जाएंगी। अदरवाइज दिस इज, दोनों ए और बी को दोनों को 0 मीटर पे खड़ा कर दे तो दैट इज नॉट द इक्वलिटी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? इनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे हम। तो कुछ अफर्मेटिव एक्शंस हैं, दैट इज नॉट द इलॉजिकल, दैट इज नॉट द अनरीजनेबल, अनरीजनेबल और इलॉजिकल नहीं है। तो यहां पर देखो, abolition of convention, discrimination, illogical, unreasonable, irrational in a society, there can be class or group of person which are historically at disadvantage position। ठीक है, तो उनको जब हम अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे इक्वलिटी ही बढ़ रही है, उससे ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ज्यादा, उससे इक्वलिटी ही बढ़ रही है, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी को इस तरह से डिफाइन कराया है। अच्छा, इसी बेसिस पे इक्वलिटी के दो एस्पेक्ट हो जाते हैं, एक तो पॉजिटिव इक्वलिटी और एक नेगेटिव इक्वलिटी। अगर मैं तुमको एक लाइन में बताऊं तो पॉजिटिव इक्वलिटी का मतलब ए को 0 मीटर पे खड़ा करो और बी को 95 मीटर पे खड़ा करो, दैट इज नोन एज पॉजिटिव इक्वलिटी। और मैं एक वर्ड में तुमको बताऊं इसके अंदर नेगेटिव इक्वलिटी मतलब ए और बी को दोनों को 0 मीटर पे खड़ा करो। नेगेटिव इक्वलिटी मतलब हमको नहीं पता तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, तुम्हारे साथ कैसा हुआ, दोनों को हम 0 मीटर पे खड़ा कर रहे हैं, अब यहां से हम इक्वलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, लड़का और लड़कियों, ठीक है, लड़कियों के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन, हमें कुछ लेना देना नहीं है, दोनों को एक ही ग्राउंड पे खड़ा कर दिया, अब ये तो हार जाएगी, ये तो हार जाएगा बी। नेगेटिव इक्वलिटी का मतलब ये होता है, नेगेटिव इक्वलिटी मतलब ना इसको कुछ हम प्रेफरेंस दे रहे हैं ना तेरे को कुछ प्रेफरेंस दे रहे हैं, दोनों को 0 मीटर पे खड़ा कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने बी को प्रेफरेंस दिया है। क्यों? क्योंकि बी को है ना वीडियो में जकड़ जाता ना पैदा होती है, दैट्स व्हाई, दैट इज नोन एज पॉजिटिव इक्वलिटी। तो पॉजिटिव इक्वलिटी का मतलब क्या है? अच्छा, कौन सी इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव इक्वलिटी को फॉलो कर रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है कि मैं, ऐसा नहीं है कि भाई एब्सोल्यूट इक्वलिटी करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा कि एब्सोल्यूट ली मैं देखूंगा कौन भाई गरीब रह रहा है तो उसको थोड़ा सा मैं उठाऊंगा भी ऊपर। समझ में आ रहा है? अगर मान लो 4 जनों में से एक आदमी गरीब रह जा रहा है किसी कारणवश, कि या तो उसके ऊपर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो रही है, या फिर वो अपने ट्राइबल एरिया के अंदर ही रह गया बस सीमित, वो आया ही नहीं बाहर जंगलों में से निकलकर, शेड्यूल ट्राइब, तो मैं उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन दूंगा, दैट इज पॉजिटिव इक्वलिटी। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस में आपको दिख रहा है पॉजिटिव इक्वलिटी की बात। तो पॉजिटिव इक्वलिटी का मतलब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, दैट इज नोन एज पॉजिटिव इक्वलिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दो कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन डेवलप एट इट्स फुलेस्ट। कोई भी ऐसा ना सोचे क्योंकि मैं गरीब हूं ना इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट का हूं ना, क्योंकि मैं लड़की हूं ना, क्योंकि मैं शेड्यूल ट्राइब का हूं ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसा नहीं सोच पाया। सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि सबका डेवलपमेंट हो, सब अपने फुलेस्ट डेवलपमेंट करें। जबकि नेगेटिव इक्वलिटी का मतलब क्या है? नेगेटिव इक्वलिटी मतलब है भाई साहब हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, तुम्हारे पास्ट में कुछ भी हुआ कैसा भी हो, इट डजेंट मैटर फॉर अस, हम क्या कर देंगे, हम आप दोनों को अभी आज से 0 मीटर पे खड़ा कर रहे हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम ए को भी नहीं प्रोवाइड कर रहे कुछ,
ठीक है, बेनिफिट्स बी को भी कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करे, ये भी एक तरह की इक्वलिटी हुई ना, हम ऐसा आपको दे रहे हैं। अभी इसको ध्यान से पढ़ लो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें तो देखो, इसमें पॉजिटिव इक्वलिटी और नेगेटिव इक्वलिटी में क्या अंतर आया है समझ गए। वापस हम अगर हम बात करें तो इसके अंदर ए जो है वो 0 मीटर पे खड़ा है, क्योंकि बी, राइट, क्योंकि बी को हिस्टोरिकली बैकवर्डनेस है उसके अंदर, ठीक है, हिस्टोरिकली उसके पैरों को बांध के रखा गया है। तो बी को हम 90 पे या फिर 95 पे या फिर 60 पे 70 पे, डिपेंडिंग अपॉन हिज हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस हम खड़े कर रहे हैं। दैट इज नोन एज पॉजिटिव इक्वलिटी। इससे हमको ऐसा लग रहा है कि इससे इक्वलिटी आएगी भैया रियल सेंस में। नेगेटिव इक्वलिटी वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, हम क्या करें, ए और बी दोनों को 0 मीटर पे खड़ा कर दे, इससे आएगी इक्वलिटी, है ना। ये भी एक तरह से इक्वलिटी का तरीका है, बट इससे हम देखेंगे बी तो हारेगा ही हारेगा, युद्ध से पहले हार गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज नेगेटिव इक्वलिटी। इतना समझ में आ गया। तो नेगेटिव इक्वलिटी में तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों को 0 मीटर पे खड़ा कर दो, इट इज एब्सोल्यूट इन इट्स नेचर। इग्नोर कर दिया सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को, इग्नोर कर दिया। जबकि ये अगर हम देखें तो इसको, इसमें अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, 90 पे करना है कि 95 पे, 70 पे करना है कि 60 पे करना है, किस पे करना है। तो इट इज वेरी डायनामिक। अभी रिजर्वेशन मान लो 20% है, कल को 10% कर देंगे, हो सकता है 25% को, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस। ठीक है, तो इक्वलिटी का मतलब पॉजिटिव इक्वलिटी, ये डेफिनेशंस आपको पढ़नी है घर पे जाकर, इनको समझना है। कुछ भी चीज समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछना, हो सकता है फोर्थ पॉइंट समझ में नहीं आए, और कोशिश करना समझने की। ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन अपन इसके अंदर सॉल्व करते हैं, जिसकी 81st क्वेश्चन। नेगेटिव में रिजर्वेशन नहीं होगा, एक मिनट बता देंगे, अभी एक बार ये कर लो। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। वेरी गुड। अब एक वर्ड है प्रिविलेजेस, है ना, इसका ए विल बी द राइट आंसर। प्रिविलेजेस, इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपसे करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। एक हमने यूज करा अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब कि भाई कोई गरीब रह गया तो उसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए हम जो पुश दे रहे हैं, ठीक है, जो पुल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अफर्मेटिव एक्शन। कि भाई तो को पढ़ने ही नहीं दिया किसी ने, तो चलते को अब रिजर्वेशन दे देते हैं, दैट इज नोन एज अफर्मेटिव एक्शन। एक मान लो हम कहें अंबानी को कि अंबानी भाई, क्योंकि तू हमारे लिए इतना सारा काम कर रहा है भाई, देश की सेवा कर रहा है तू, तो तेरे को क्या करते हैं, तेरे को हम कुछ बेनिफिट दे देते हैं। तो अंबानी टाइप के लिए रिच पर्सन को अगर हम मान लो टैक्स माफ कर दें, ठीक है, रिच पर्सन को, तो दैट इज प्रिविलेज फॉर देम, दैट इज प्रिविलेजेस फॉर देम। प्रिविलेज उसका नाम हो जाएगा प्रिविलेज। जब अंबानी को हम हेल्प कर रहे हैं, कुछ अफर्मेटिव एक्शन दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज, नॉट नोन एज अफर्मेटिव, वो तो उसके लिए प्रिविलेज हो गया, तो दैट इज नोन एज प्रिविलेज। ठीक है, और जब यही हम गरीब के साथ कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज अफर्मेटिव एक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। तो वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेजेस। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब बात वापस से समझ लो भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब ये चीज है ना, मैं मतलब इक्वलिटी वाला टॉपिक जब पढ़ाता हूँ नॉर्मली, है ना। अच्छा, आप लोगों को ओरिजिनल क्लासेस भी इसके अंदर दे दी जाएगी, पॉलिटी की ओरिजिनल क्लास में दे दूंगा, कैसी ओरिजिनल क्लास होती है वो देखना। उसमें कम से कम मैं ना, जब मैं पॉलिटी की क्लास लेता हूँ तो कम से कम इसको 1 घंटे के अंदर इसको इक्वलिटी को पढ़ाता रहता हूँ, 1 डेढ़ घंटे में, जैसे मैंने आपको पढ़ाया फिलोसफी वाले स्टूडेंट को जब कॉन्सेप्ट समझाने कुछ। पर अब वो टाइम नहीं है, वो हम चीज कर लिए है, राइट। आप लोग भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को भी समझ में आ गया कई बार अपने चीजों पर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो स्ट्रेंथ है उसको यूज करना है ना, वीकनेस को देखना है, राइट। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वैसे करना है। इस बैच को कंप्लीट कर लो,
100% मैं आपको सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ, 100% सिलेक्शन की गारंटी इस बैच के अंदर इस तरह का डिजाइन कराएंगे। पर जैसे कहना है वैसे कर लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखो, एक चीज और बताएंगे आपको, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो 81 का ए विल बी द राइट आंसर। हाँ, अब यहाँ पर देख लो, एक पॉजिटिव इक्वलिटी है और एक नेगेटिव इक्वलिटी है ना। तो पॉजिटिव इक्वलिटी में ना हम अफर्मेटिव, नेगेटिव इक्वलिटी में तो ना तो हम अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं कि बी को 95 मीटर पे खड़ा कर दें, रिजर्वेशन दे दें, ये कर दें, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। और ना ही हम ए को 95 मीटर पे खड़ा कर रहे हैं, ना ही हम प्रिविलेजेस की बातें कर रहे हैं। प्रिविलेजेस भी नहीं देनी, अफर्मेटिव एक्शन भी नहीं देना, कुछ नहीं देना, दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव बोल रहे हैं नहीं भाई, गरीब आदमी है, उसको थोड़ा सा हमको अफर्मेटिव एक्शन देना चाहिए। प्रिविलेजेस की बात तो यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं हो रही, समझ रहा है। प्रिविलेजेस की तो यहाँ तो हो ही नहीं रही बिल्कुल, और यहाँ पे भी, यहाँ तो प्रिविलेजेस और अफर्मेटिव एक्शन की बात, पर यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन की बात हो रही है। तो इसकी जब डेफिनेशन हम बना रहे हैं नेगेटिव इक्वलिटी, तो एब्सेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एंड प्रिविलेजेस, यहाँ पर देखो, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस एंड एब्सेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, इसकी डेफिनेशन बनाना है। अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सो दैट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज इक्वल चांस और अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इट्स फुलेस्ट। तो बड़ा स्टैटिक है। रिजिड एप्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है कि सबको इक्वल है। वो ये नहीं देखेगा बिफोर लॉ, लॉ के बिफोर सभी इक्वल है। वो ये नहीं देखा कि भाई ये गरीब है तो उसको ज्यादा दे दूं मैं, या अमीर है उसको ज्यादा दे दूं, नहीं, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं वर्ड बोल नहीं रहा हूं बिकॉज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फिर। अभी जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तब हम इसके अंदर समझेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट, ईपीएल। पर ये क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आर्टिकल 14 के अंदर हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है वैशाली? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, अब आपके ऊपर डाल दिया भैया क्वेश्चन आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर इज व्हाट, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन सॉल्व। 83rd। समझ गए ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 83 का करेक्ट आंसर विल बी। अब चलो हम लिबर्टी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्हाट इज लिबर्टी, राइट। फिर हम लिबर्टी और इक्वलिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। लिबर्टी, लिबर्टी भी बड़ी काम, मतलब मस्त चीज है, समझने लायक कॉन्सेप्चुअल चीज है। और जनरली लिबर्टी और इक्वलिटी, इनके रिलेशनशिप कैसा होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं, राइट। लिबर्टी का मतलब क्या है, आजादी, आजादी दे दो भाई हमको, दैट इज नोन एज लिबर्टी, राइट।
पर अगर आप ये समझ के देखो कि अगर आपको पूरी आजादी हम दे देना, तो फिर तो तुम तो पता नहीं क्या कर दो। अभी मैं तुमको कह दूं 10 मिनट के लिए तुम फ्री हो, कोई सरकार कोई कानून कोई तुमको नहीं देखेगा, सब भूल जाएंगे, है ना। ऐसा कोई जादू कर दूं मैं कि 10 मिनट तुम आजाद हो, तुमको जो करना है कर लो, 100% लिबर्टी तुम्हारे पास है। तो सबसे पहले तो तुम 2-3 आदमियों को अपनी लाइफ से खत्म करोगे, बोले इनको हटाओ पहले तो। समझ में आ रहा है? राइट, तो सारी इच्छाएं तुम्हारी पूर्ति हो जाएंगी, ठीक है। 10 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है, 10 मिनट तक तुम्हारा कोई भी क्राइम क्राइम नहीं माना जाएगा। तो लिबर्टी का ऐसा सेंस है कि अगर लिबर्टी ज्यादा दे दी ना तो भी दिक्कत है भाई। लिबर्टी मतलब आजादी, आजादी अगर ज्यादा दे दी तो भी दिक्कत है। और एक मैं तुमको कमरे में बंद करके पटक दूं कि भाई तुम्हारे पास कोई लिबर्टी नहीं है, तो वो भी दिक्कत है। लिबर्टी ज्यादा दे दी ना तो बहुत सारे लोग जो होंगे, ठीक है, वो प्रताड़ित कर दोगे तुम। अभी तुमको दे दो, देखो तुम्हारे अंदर का हैवान जो होगा वो निकल कर बाहर आ जाएगा। साहब अब आया ना लाइफ में मजा, 10 मिनट का ही मजा है पर है मजा। करना रहा है पूरी जो अपनी भड़ास है अंदर से वो सब निकाल दो। तो लिबर्टी का मतलब अगर 100% लिबर्टी दे दी ना तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसका अपन एग्जाम्पल क्रॉस रोड का एग्जाम्पल लेते हैं। यहां से साहब कार आ रही है, यहां से बाइक आ रही है साहब, यहां से आ रहा है कोई पैदल इंसान, ठीक है, और यहां से आ रहा है मान लो ऑटो साइकिल वाला आदमी, राइट। अब तुम इन सबको कह दो कि भाई तुमको आजादी है, ठीक है। यहां से मान लो ट्रक वाला आ रहा है, सबको 9 बजे ना एक जगह पहुंचना है, राइट। सबको 9 बजे पहुंचना है। अब ये जा रहा है भाई 8:55 हो चुके हैं। तो इसको कहेंगे तेरे को आजादी है भाई, आराम से तू जा, क्योंकि तू 100% लिबर्टी इज प्रोवाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो आप देखो भैया, ट्रक वाला जो होगा ना वो कार वाले को उड़ाते हुए चल जाएगा, बाइक वाले को उड़ा के चल जाएगा, कार वाला बाइक वाले को उड़ा के चल जाएगा, बाइक वाला साइकिल वाले को उड़ा के चल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो 100% लिबर्टी प्रोवाइड कर दी, तो जिसके पास ताकत है वही जीतेगा, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगा, है ना। बड़ा आदमी जो होगा वो छोटा आदमी को मार गिराएगा। तो भाई ऐसा कर दिया ना तब तो बस यहां पर इस जगह पर केओस हो जाएगा सिस्टम में। तो 100% लिबर्टी जब भी हम प्रोवाइड कर दें, तो देखो ये सिस्टम जो अभी मैंने आपको बताया है, कार बाइक ट्रक और साइकिल वाला, जिसमें 100% लिबर्टी है, तो इक्वलिटी तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना। इक्वलिटी तो नहीं है। अगर हम पूरी लिबर्टी दे देंगे तो इक्वलिटी को तो टाटा बाय बाय कर दो फिर, माइट इज राइट विल बी विन। तो लिबर्टी जो है ना, उसकी एक खतरनाक डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब आप देखें कि कुछ रेस्ट्रिक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। क्या बात कर रहे हो सर, लिबर्टी भी बोल रहे हो और रेस्ट्रिक्शंस भी बोल रहे हो, ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, so that each and every individual of the society can develop at its fullest, चाहे वो बाइक वाला हो, कार वाला हो, ट्रक वाला हो, सब अपनी फुलेस्ट डेवलप कर सके। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे सिचुएशन में तो बहुत प्रॉब्लम आ गई साहब, ऐसी सिचुएशन के अंदर तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई, सब कोई लड़ रहे हैं फिर। जो ट्रक वाला है वो जीत रहा है, ट्रक वाला कार वाले को रौंदते हुए जा रहा है, कार वाला बाइक वाले को रौंदते हुए जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम सिचुएशन में इसको बदलेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, इस क्रॉस रोड की जगह हम ट्रैफिक लाइट लगा देंगे। ये देखो, ये ट्रैफिक लाइट जो लगाई ना, इस ट्रैफिक लाइट के लगते इक्वलिटी की रेट हो गई। अब ट्रक वाला देखेगा जब ग्रीन होगा तभी चलूंगा भाई। तो ट्रैफिक लाइट लगाना मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करना है ना, रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी ना। पहले ट्रक वाला घुमा रहा था आराम से हैंडल, अब नहीं घुमा पाएगा, रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दिया ना, इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन हो गया ना। ट्रैफिक लाइट लगाना, फिर यहाँ पे एक पुलिस और खड़ा कर दिया चालान काटने के लिए, पेड़ के पीछे छुपा हुआ, जैसे तुम्हारे लो भाई दबोच लो, राइट, वैसा वाला पुलिस खड़ा कर दिया। तो आप देखेंगे कि भैया हर टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ये रेस्ट्रिक्शंस ही तो हैं।
ये क्या है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज द रेस्ट्रिक्शंस ओनली। लिबर्टी भी बोल रहे हो, रेस्ट्रिक्शंस भी बोल रहे हो। यस, लिबर्टी मींस अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस सो दैट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन डेवलप एट इट्स फुलेस्ट। ये लिबर्टी की डेफिनेशन है। और दिस इज नथिंग बट द पॉजिटिव लिबर्टी। इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी की डेफिनेशन, बट मैं तुमको एक मेन चीज इसके अंदर बताना चाहता हूं बच्चों। क्या तुम समझे कि अगर हम किसी सिस्टम के अंदर 100% लिबर्टी अगर इंट्रोड्यूस करा दें, 100% लिबर्टी हमने इंट्रोड्यूस करा दी इस सिस्टम में, लो भाई जी लो अपनी जिंदगी, तो इक्वलिटी तो टाटा बाय बाय हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आ गई। तो लिबर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्वालिटी भाई। जो 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 आप लिबर्टी बढ़ाएंगे त्यों त्यों इक्वलिटी कम होती जाएंगी, त्यों त्यों और जो जो। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप लिबर्टी बढ़ा रहे हैं, अब देखो आप लिबर्टी बढ़ा दिए, आपने कहा ट्रैफिक पुलिस को खड़ा करने की क्या जरूरत है, चलो लाइट ही लगा देते। ट्रक वाला फिर मस्ती में आ गया, बोले ट्रैफिक पुलिस तो है नहीं, चलो उड़ा देते। फिर आपने कहा चलो कैमरे लगा देते हैं, कैमरे लगा दिया तो फिर वापस सिस्टम में ट्रैफिक पुलिस लगा दिया, तो थोड़ा सिस्टम बैठ गया। पर वो सिस्टम फिर वैसा सिस्टम बैठेगा जिसमें ट्रैफिक पुलिस का भी पेट भर रहा है। समझ में आ रहा है? अब मान लो इस ट्रक वाले को पता है कैमरे नहीं लगे हुए, ट्रक वाले को पता है भैया ट्रैफिक पुलिस वाले तो है, 100 रुपए में काम हो जाएगा अपना, चलाओ अपनी तो गाड़ी खींच दो। 10 बजे पहुंचना है एक जगह, 9 बजे पहुंचना है एक जगह, खींच दो गाड़ी। गाड़ी खींच रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा, ले भाई 100 रुपए। मतलब रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए, 100 रुपए की रेस्ट्रिक्शंस है बस। वहीं गाड़ी जब्त कर ली, डाल दिया जेल के अंदर, राइट वो सब। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जितनी ज्यादा लिबर्टी हो रहेगी, अगर सबको मैं आजादी दे दूं, तो कहीं इक्वलिटी नहीं रहेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये 5 जमीन के टुकड़े हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये 5 लोग हैं, अडानी अंबानी बिरला और हमारे जैसे लोग, ये दो हमारे जैसे लोग हैं। अब मैं कह दूं कि तुमको सबको आजादी 100%, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जिसको लेना है वो ले लो ये लैंड के टुकड़े, तो भैया हमारा तो नंबर नहीं आएगा। हमको तो ये घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, 4 5 लठेत बिठा देंगे। कंपटीशन तीनों में ही रहेगा, कौन ज्यादा ले पाएगा, क्योंकि ना हमारे पास रिसोर्स, हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे जमीन के टुकड़े। क्यों? क्योंकि और फिर हम बोलें कि यार क्यों नहीं ले पाए, बिकॉज 100% लिबर्टी इज देयर। तो जब 100% लिबर्टी होगा तो ए और बी भी 0 मीटर पे ही खड़े होंगे, ए कभी इसको 95 मीटर पे नहीं खड़ा होने देगा बी को। इक्वलिटी विल नॉट बी देयर 100% लिबर्टी का, यही बात ध्यान रख लो। इसलिए कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती है, राइट, जिससे कि ये सिस्टम जो है ना वो इक्वल बने। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन कंडीशन so that each and every section of society can develop its fullest. This is also the definition of liberty. This is positive liberty. वहीं बच्चों नेगेटिव लिबर्टी के अंदर है ना, क्या होता है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे जीना है वैसे जी लो। ठीक है, तो किसी देश के अंदर अगर कानून है, मतलब लॉज हैं, तो लॉज इसीलिए हैं जिससे कि हर कोई अपने हिसाब से काम नहीं करे, राइट। एक तरह से लॉ, ये भी एक लॉ ही है ना, ट्रैफिक लाइट खड़ी कर देना, दैट इज अ लॉ। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इस तरह से दे रखा है हमारा, है ना। इसको ऐसे याद करना है, थॉट पहले सोचा, फिर एक्सप्रेस करा, फिर बिलीव करने लग गए उसके ऊपर, फिर फेथ करने लग गए, और फिर वर्शिप करने लगे। एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी अगर हम देखें तो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी, ये दो एस्पेक्ट है। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शंस सो दैट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन डेवलप एट इट्स फुलेस्ट। और नेगेटिव लिबर्टी का मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, दैट इज नोन एज नेगेटिव लिबर्टी। मतलब जैसा ये वाला जो सिस्टम है, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी, बिना ट्रैफिक लाइट के, बिना ट्रैफिक पुलिस के। बच्चों जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? प्लीज टेल मी। ऐसा तो नहीं है किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है सर?
सब बच्चे, किसी भी बच्चों को अगर ऐसा लग रहा हो ना कि सर थोड़ा ज्यादा फास्ट नहीं कर रहे आप, सर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है, ऐसा कोई बच्चा, प्लीज टेल मी। ठीक है ना, क्योंकि मैं पढ़ाते कभी स्पीड पकड़ लूंगा ना, वो मेरे को भी नहीं पता चलता, क्योंकि मेरा ये है कि ये जो कोर्स है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा तुमको क्वेश्चंस करो, पर बिना समझे तुमको क्वेश्चंस होंगे नहीं। तो मैं जब बोलूं पॉजिटिव लिबर्टी, तो सर्टेन कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन कंडीशन फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, तो दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी, राइट। लॉ एंड लिबर्टी आर कॉम्प्लीमेंट्री इन इट्स नेचर, कानून तो अच्छी चीज है ना लिबर्टी के लिए, पॉजिटिव लिबर्टी के लिए। लीड्स टू ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी, ये भी रहने दो, अभी बता देंगे थोड़ी देर में, है ना। ये नेगेटिव लिबर्टी ऑन द अदर हैंड, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, लॉ एंड लिबर्टी आर कॉन्ट्रडिक्टरी एंड लीड्स टू मत्स्य न्याय सिचुएशन। मत्स्य न्याय का मतलब समझ, तो लॉ ऑफ फिश, ये ना कौटिल्य का टर्म है, लॉ ऑफ फिश और लॉ ऑफ ओशन। देखो ओशन में एक कानून रहता है, बड़ी मछली होती है ना वो छोटी मछली को खा जाती है, और छोटी मछली भी शाणी नहीं होती है, ये भी छोटी मछली को खा जाती है, एंड सो ऑन। ये जो है ना, ये लॉ ऑफ ओशन होता है। तो मत्स्य न्याय की सिचुएशन इस तरह से होती है। ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर भैया एक बात ध्यान रख लो, पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर ये जो है ना, ट्रक वाले को रोकने के लिए, ये ट्रैफिक पुलिस लगाने के लिए, ट्रक वाला कहेगा भाई मैंने तो ट्रक खरीदा है, बस चलाऊंगा, मेरे लिए स्पेशल प्रिविलेजेस होने चाहिए, ट्रक खरीदा इतना महंगा सारा, तो ये हीरो ना बन जाए कहीं कि चश्मा लगा के घूमने लग जाए, ऐसा ना हो। तो इसके लिए एक कोई होना चाहिए जो उसको रोके, भाई भाई रुक जा, तूने ट्रक खरीदा है तो उसने भी कार तो खरीदी है, इसने भी बाइक खरीदी है, बाइक वाला भी इक्वल है, ठीक है, ये साइकिल वाला भी इतना इक्वल है अपने लिए, तो थम जा भाई। इसलिए यहां पर जो अपने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ये एक तरह से लॉ ही तो है, कानून ही तो है। जो रेड लाइट तोड़ेगा उसको 100 रुपए का फाइन, इतने साल की सजा, राइट, ये क्या है, लॉ है। तो लॉ होना जरूरी है पॉजिटिव। पर नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं अरे भाई जियो अपनी जिंदगी, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। आप देखो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, खुला छोड़ दो भाई अडानी अंबानी को, जिसमें जितना दम, जिसमें जितनी मेरिट, जिसमें जितना टैलेंट वो दिखा देगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये नेगेटिव लिबर्टी का केस है। अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं, 85th क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है। आराम से पढ़ के करो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी। ये क्वेश्चन कर दिया मतलब तुमको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। सब बच्चे करो आराम से, टेक योर टाइम। देखो मैंने आपको बताया ना, लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है ना लिबर्टी और इक्वलिटी आपको। ज्यादा लिबर्टी करो तो इक्वलिटी कम हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो हमको उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ता है, पर जनरली तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो तो हमको देखो, ये जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रमोट हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द इक्वलिटी एंड लिबर्टी, करके फिर इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ता है कि लिबर्टी के साथ इक्वलिटी, पर जनरली तो इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। मोर लिबर्टी इन द सोसाइटी ऑलवेज लीड टू द इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये गलत है, इसको आप श्योरली कह सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग,
कि ज्यादा लिबर्टी हमेशा इकोनॉमिक इक्वलिटी लेकर आएगी क्या? नहीं भाई, हमें तो लग रहा है कि नहीं लेकर आएगी, है ना। मोर फोकस ऑन इक्वलिटी में हैम्पर लिबर्टी, इक्वलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करके में हैम्पर लिबर्टी। नहीं, इक्वलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो लिबर्टी आपको असली मायने में तो लिबर्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें बेस्ट देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब बेस्ट आंसर अपन को देखना। तो भाई इस पे तो हम शॉर्ट शॉर्ट है, ये तो अगर ज्यादा लिबर्टी दे दी और इकोनॉमिक इक्वलिटी आएगी ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ऑलवेज आ गया। ऑलवेज, हर वक्त। तो दैट है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनमें हमको जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इसके अंदर चूज करना हो। आई होप दिस इज, तलवीन एंड मनोज दिस इज क्लियर। बाकी सबने तो, और मनिंजा दिस इज क्लियर, सॉरी 85th का है ना, 85th में बाकी सबने तो बी लिखा है, 85th में तलवीन ने सी लिखा है, मनोज, मनोज कौन है? हाँ मनोज ने भी सी लिखा है। वैशाली, क्लियर है सबको? जिसने रॉन्ग आंसर लिखे क्लियर है, राइट? चलो ये करो। अकॉर्डिंग टू यू, अब तुम, तुम्हारे अकॉर्डिंग मतलब तुम पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हो कि नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हो? पॉजिटिव को करते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा भी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है। सब हम तो साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए आदमी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या सपोर्ट करता है? पॉजिटिव लिबर्टी, हम भी पॉजिटिव लिबर्टी करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट बताने के बाद भी गलती हो रही है ना, तो इसका मतलब कि हमको कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गया सर, करने का तरीका नहीं पता चल रहा है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा हम सॉल्व करेंगे तब हमको पता चल जाएगा। यही तो इसका बेसिक है कि भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट में कुछ निटिग्रिटीज रह चुकी हैं तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी, प्लस सॉल्व करने का तरीका तो अपन को पता ही चल रहा है। सब बच्चे आंसर करें प्लीज, कुछ बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ये तो चलो फंडामेंटल राइट डीपीएस पे करेंगे तो उसके बाद देख लेंगे। 88th क्वेश्चन करो। और हमेशा है ना, हर क्वेश्चन को जोश के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश, कैसे नहीं करे यार वापस पढ़ना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, नहीं। अपनी मेंटेलिटी को, माइंड सेट को भी ऐसे करो पॉजिटिव, क्या अरे वाह एक और क्वेश्चन आ गया, चलो सॉल्व करते हैं, जैसे मजा आ रहा है। पहले नाटक करना पड़ेगा, नाटक में ऐसे करना पड़ेगा कि मजा आ रहा है, आ नहीं रहा जबकि फिर भी मजा आ रहा है और क्वेश्चन सॉल्व, फिर मजा आने लग जाएगा अपने आप। अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो हमेशा आलस की तरफ जाएगा। या फिर कुछ खेल लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, पढ़ाई करने से तो डरते हैं, पता नहीं क्या है पढ़ाई करने में, ऐसे क्या चीज है। जब तक मेरा बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा था ना, तब तक उसको पढ़ाई करने में मजा आता था, ABCD पूरी याद कर ली, सब कुछ याद कर लिया था। जैसे स्कूल गया ना, नहीं करेगा होमवर्क, नहीं करेगा शर्विल होमवर्क, बस यही कहता रहता है। इतना जोर आता है उसको, मतलब ऐसे लेट जाएगा होमवर्क करते हुए, बैग फेंक देगा, ये कर देगा, नहीं 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 कर। और पहले इतने प्यार से करता था। मेरे को लगता है बेसिक एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा, वो उसमें कुछ गड़बड़ है। स्कूल जाने लगा तब से ही करने लग गया ऐसे, नहीं तो पहले वो इंजॉय करता था पढ़ाई। पढ़ाई इंजॉय करने की चीज है बच्चों, मतलब ऐसा है जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो वैसा है। आपने पढ़ा और चलो पजल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसा करके आपको लाना पड़ेगा, अपने अंदर से लाना पड़ेगा। चलो, लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी में रिजल्ट इन द सोशल एंड द इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, बिल्कुल सही बात है। लिबर्टी दे दी, इक्वलिटी नहीं दी, मतलब 100% लिबर्टी आपने लगा दी, अंबानी अडानी सब कुछ कैप्चर करके बैठ जाएंगे, तो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज हो जाएगी। इक्वलिटी है पर लिबर्टी नहीं है, इक्वलिटी तो दे रहे हैं पर लिबर्टी नहीं दे रहे, मतलब स्टेट बिकम टू पावरफुल, कि तुमको कोई अधिकार नहीं देंगे हम, क्योंकि हमको सबको, अब आपके पास अडानी अंबानी से सब कुछ छीन लिया मान लो,
राइट। इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे कहने के चक्कर में, जैसे सोशलिस्ट होते हैं ना, जिसमें स्टेट बड़ी पावरफुल हो जाती है, एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाती है, डिक्टेटर स्टेट बन जाती है। तो इक्वलिटी लेकर आएंगे, लिबर्टी नहीं लाएंगे, may लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म, दिस इज करेक्ट। एब्सोल्यूट इक्वलिटी एंड एब्सोल्यूट लिबर्टी आर ऑलवेज अचीवेबल, नहीं, या तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा तुमको। थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। ऑलवेज अचीवेबल, साइमल्टेनियसली कैसे अचीव कर लोगी वैशाली, बताओ। लिबर्टी को 100% कर दिया तो इक्वलिटी तो गया ना। इक्वलिटी और लिबर्टी एक साथ 100% आ सकते हैं क्या? अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम यहां पर समझ रहे हैं कि भाई हमारी जो गलतियां हो रही है वो गलतियां ना हो। तो इस क्लास को एक तरह से आप ऐसे रखो कि हम गलतियां समझ रहे हैं, और शीट को ऐसे रखो कि अब हम गलतियां नहीं कर सकते भाई। शीट को ऐसे करो जैसे कि आप सॉल्व कर रहे हो वहीं पे एग्जाम में बैठकर। शीट शीट इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां तो हम समझ गए कि ये गलतियां नहीं करनी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको मत ऐसे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना रखे हैं सर। गलती करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी ऐसा मत सोचना मेरा तो नाम ले लिया सर ने, गलती कर दी मैंने तो मेरी तो इज्जत चली गई क्लास के अंदर। ऐसा बिल्कुल एटीट्यूड मत रखो भाई बच्चों, है ना। सब गलत बैठे हैं यहाँ पर, मैं भी गलत बैठा हुआ, सब क्यों बैठा हूँ? सीखने के लिए बैठे हैं, है ना। सर तो मेरे को टारगेट कर रहे हैं, ये सब चीजें करनी है तो भाई तुम छोड़ दो फिर। मेरा कोई टारगेट वर्क है, मैं सबको बस एक अच्छा स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ, एक अच्छे मार्क्स, हमारा मेरा मेन फोकस ये है उसके, कि आपका एग्जाम क्लियर हो। उसके लिए मेरे को आपको कुछ भी करना पड़े, डंडे भी मारने पड़े तो मार देता मैं, अगर फिजिकल क्लास होती तो, ऑफलाइन क्लास होती तो। आप जैसे बच्चों को, जो पहले मैंने ना, जैसे बच्चे लेट आते थे फिलोसफी क्लास में, एक बार मैंने पुणे में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोला था अपना, तो बच्चों को बाहर खड़ा कर देता, जैसे बचपन में करते थे ना हाथ ऊपर करके खड़ा, वैसे कर देता था। बच्चे चुपचाप खड़े होते थे फिलोसफी के बच्चे। लेट आना, लेट आना मतलब तुमने कौन सा भूल गए फिर, बाहर खड़े रहो फिर। तो वो चीज मत समझो कि तुमको सुधारने के लिए ही ये चीज करी जा रही है, राइट। तो अब जो, जब तक तुमको तुम्हारे माइंड के ऊपर फोकस नहीं आएगा ना बार बार में, कि हाँ भाई ये चीज गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, तब तक सही भी नहीं हो पाओगे। तो 89th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इकोनॉमिक लिबर्टी एंड इक्वालिटी? फ्री मार्केट इकोनॉमी एंश्योर्स बोथ इकोनॉमिक लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑटोमेटिकली। अगर मार्केट को फ्री छोड़ देंगे अपन, तो इकोनॉमिक लिबर्टी तो मिल गई, पर इक्वालिटी नहीं मिल पाएगी। समझ में आ रहा है भाई? जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसमें लेबर क्लास की तो बिल्कुल आप देखोगे बहुत ज्यादा हालत खराब रह जाती। गवर्नमेंट इंटरवेंशन में रिड्यूस टू, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, यस। गवर्नमेंट क्या होती है, बैलेंस करने की कोशिश करती है, लिबर्टी भी बनी रहे थोड़ी बहुत, ठीक है, और इक्वलिटी भी बनी रहे। तो ट्रैफिक लाइट और ये सब करने की गवर्नमेंट, एक्सेसिव फोकस ऑन इक्वलिटी में रेस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक फ्रीडम। इक्वलिटी इक्वलिटी करने के चक्कर में ऐसा हो सकता है अंबानी अडानी को पूरा का पूरा हम उनके ऊपर लाइसेंस सिस्टम लगा दें, ये कर दें, ठीक है, रिजर्व कर दें कई चीज की, भाई तुम ये चीजें नहीं खोल सकते, ये एमएसएमई खोलेगी, ऐसा इकोनॉमिक फ्रीडम थोड़ी सी हमने हैम्पर हो सकती है, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। 90। अब ये यूपीएससी क्वेश्चन है, चलो करो इसको। अब तुमसे पूछ रहा है भाई तुम क्या चाहते हो, है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू, ये तुमसे पूछा जा रहा है। मतलब हम तो वही चाहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? एक बार देखते हैं वैशाली, एक बार वापस देखते हैं, एक बार ये कर लो, कर ले 90 क्वेश्चन।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? आप किसको लिबर्टी मानेंगे? एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट को मानेंगे सर हम लिबर्टी। कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, परिया और आमिर। भाई ये तो नेगेटिव लिबर्टी है ना, नेगेटिव लिबर्टी को तुमको थोड़ा ना फॉलो करना है। ये तो ट्रैफिक लाइट, बिना ट्रैफिक लाइट वाला सिस्टम, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। जा भाई ट्रक वाले उड़ा दे कार वाले को, ये हो गया ना। ये तो समझ में आ रहा है? बस तुम क्या ऐसे सोचते हो, ये वाला सिस्टम बनाना चाहते हो क्या, जिसमें ट्रक वाला कार वाले को उड़ा दे, मत्स्य न्याय की सिचुएशन आ जाए? यही मतलब है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट का मतलब, नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी, हाँ सर हम तो सोचते हैं। हाँ इसमें पूछा है कि हमारे हिसाब से, तो भैया फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जो सोचते हो तो तुम इस देश में नहीं रह सकते फिर, क्योंकि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, लॉ ऑफ लैंड को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कम से कम आईएएस तो नहीं बन सकते फिर। पर ये समझ में आ रहा है आमिर, पर ये कोई डाउट है इसमें तो प्लीज लेट मी नो। तो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, भाई लास्ट के अंदर हमको डेवलप करवाना है सबको, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, अब तुम क्या पूछे थे 89 क्वेश्चन में? एक बार वापस प्लीज बता दो वैशाली, क्या पूछे था इस क्वेश्चन में, क्या प्रॉब्लम है? कौन से ऑप्शन के अंदर? फ्री मार्केट इकोनॉमी एंश्योर बोथ इकोनॉमिक लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑटोमेटिकली। देखो मार्केट जब फ्री होगा तो इकोनॉमिक लिबर्टी तो होगी, राइट, बट इक्वलिटी नहीं होगी ना, बिकॉज अंबानी अडानी सब कुछ ले जाएंगे। अब आप कह रहे हैं सर यहाँ पर नेगेटिव भी तो हो सकती है। इक्वलिटी जब तक कुछ मेंशन नहीं होना इसके अंदर, तब तक इक्वलिटी इन द रियल सेंस वाली इक्वलिटी देखेंगे। और रियल सेंस वाली मतलब पॉजिटिव इक्वलिटी होगी वैशाली। ठीक है। चलो, तो हम इक्वलिटी पढ़ लिए बच्चों, लिबर्टी पढ़ लिया, उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस हमने देख लिए कैसे कैसे क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको किसी बुक के अंदर या फिर उससे नहीं समझ में आएंगे, राइट, या फिर किसी के अंदर कोई भी उसमें नहीं दिखेंगे आपको क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के अंदर, राइट। ये हमने खुद ने बनाया है ओरिजिनल क्वेश्चन कि हाँ भाई यूपीएससी ये पूछ चुका है तो ये भी पूछ सकता है, राइट। इस तरह से सोचते हुए बनाए क्वेश्चन। तो हम इक्वलिटी पढ़ लिए, अब हम लिबर्टी पढ़ लिए, अब हम जस्टिस पढ़ लेते हैं। तो जस्टिस क्या लिख रखा है इसमें? जस्टिस हमको दे रखा है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, राइट। सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो और पॉलिटिकल जस्टिस हो, राइट। देखो जस्टिस का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि भाई आपको क्या है, न्याय मिल जाए, राइट। अब इसका रियल मीनिंग का मतलब सिंथेसिस होता है, जस्ट वर्ड से है, दैट इज नोन एज सिंथेसिस। ठीक है, बट यहाँ पर है कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है, मैं आपको बताया था। मतलब सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि भाई तू लोअर कास्ट का मैं अपर कास्ट का, तू मेल मैं फीमेल, सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे ना हो। अगर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे नहीं हो रहा है तो मतलब आपको न्याय मिल गया, सोशल जस्टिस आपको मिल गया, राइट। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ, सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इनके बेसिस पे ना हो, दैट इज नोन एज सोशल जस्टिस। अब हो रहा है तो फिर भैया उसको सही करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय का मतलब उसको सही करना पड़ेगा। हो रहा था तो भी सही करना पड़ेगा कि भाई लड़की और लड़का, इसमें लड़की को कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी तो इसको सही करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा इसमें। कैसे सुधार करना पड़ेगा? भाई इसको रिजर्वेशन देके करना पड़ेगा, इसको साइकिल देकर करना पड़ेगा, इसको कुछ अपॉर्चुनिटी इंसेंटिव्स देकर करना पड़ेगा ना। ऐसा होता है ना, जो बच्चियां होती हैं उनको साइकिल दी जाती है, राइट, स्कूल में आओगे तो साइकिल मिलेगी, राइट, तो घर वाले भेज देते हैं चलो साइकिल तो आएगी कम से कम। क्योंकि इनका पढ़ने का ऐसा है कि भाई हम क्यों पढ़ाएं इनको, ये तो जाने तो इनको अपने हस्बैंड के घर ही है। इट इज जस्ट लाइक वाटरिंग अदर्स गार्डन, किसी और के गार्डन को आप वाटरिंग कर रहे हो, पानी दे रहे हो, समझ में आ रहा है? तो विमेन के ऊपर बहुत सारे आप देखेंगे तो बाउंडेशंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड है उसकी ऑटोनॉमी।
तो ये सामाजिक न्याय तो नहीं, अब इसको सही करो। सही करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है यहाँ पर, अफर्मेटिव एक्शन दो इनको, लैंड राइट्स दो इनको। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट अनटचेबल, कि भाई तुम तो पैदा होते ही इंफीरियर बना दिया कास्टिज्म ने, तो सामाजिक ताने बाने में दिक्कत हुई है। तो उसको सही करने के लिए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डालो, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी दो। इसी तरह से तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ गया, उसको हटाना, दैट इज नोन एज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है कि एक तो बहुत ही गरीब है भाई, भूखा मर रहा है, और एक के घर में उसने 10-12 कुत्ते पाल रखे हैं, इतना अमीर है, राइट, 1000 तो उसके पास नौकर है, एक के पास रहने के लिए जगह नहीं है, एक के पास 3-4 फ्लोर तो उसकी पार्किंग में जा रही है। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुआ है कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज क्रिएट हो गई सिस्टम में। तो फिर इसमें न्याय करना पड़ेगा। न्याय कैसे करोगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसको भाई लैंडलेस को लैंड दो, इससे लैंड लेकर इसको दो, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि भाई इसके पास मान लो 100 एकड़ जमीन है, 100 हेक्टेयर जमीन है, इस भाई के पास ये लैंडलेस है, ये भी लैंडलेस है। ऐसे ऐसे ये भी 10 आदमी है, राइट, ऐसे 10 आदमी हैं जिनके पास 100 हेक्टेयर सॉफ्टवेयर है, और ऐसे मान लो 2000 आदमी हैं जिनके पास जमीन ही नहीं। तो गवर्नमेंट इन 10 आदमी से बोलेगी भाई सुन, क्या करेगा 100 हेक्टेयर की, 50 हेक्टेयर गवर्नमेंट की, अब से हर एक से 50-50 हेक्टेयर ले लेगी, 50 × 10 500 हेक्टेयर आ गए इनके पास जमीन, गवर्नमेंट के पास। अभी कितने थे, 2000 लोग, तो 2000 लोगों के अंदर इन्होंने 500 हेक्टेयर बांट दी, हर एक के पास 4-4 हेक्टेयर आ गई। ठीक है, ऐसा भी नहीं कर कि भाई तू भी 4 ही रख ले, इसको 25 दी, कि ठीक है कम से कम 25 तो 50 तो तू रख ले, और बाकी जो लैंडलेस थे उनको। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे भाई तेरे से हम टैक्स ज्यादा लेंगे क्योंकि तेरे पास करोड़ों की जायदाद है, तो करोड़ों कमा रहा है, टर्नओवर करोड़ों का है, प्रॉफिट करोड़ों का है, इससे हम टैक्स लेंगे नहीं, ये बेचारा टैक्स भी कहां से देगा। तो दिस इज नोन एज इकोनॉमिक जस्टिस। अगर हम कहते हैं कि भाई तेरे से भी 10% टैक्स देंगे, तेरे से भी 10% टैक्स देंगे, तो दैट इज नॉट जस्टिस, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक जस्टिस। एक है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेशन करने में अगर मान लो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे वीमेन कैन नॉट वोट, मान लो ऐसा है। जैसे पहले अपन ने पढ़ा था 10% ही फ्रेंचाइजी थी 1937 के इलेक्शंस के अंदर, कि भाई इसके पास प्रॉपर्टी है तो ये पार्टिसिपेट कर सकता है वोटिंग में, इसके पास बेचारे के पास प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता वोटिंग। तो ये है पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको एक इसको चेंज करके कैसे करना है, हमको ऐसे करना है कि भाई हम कम से कम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सब पार्टिसिपेट करें, चाहे तेरे पास जमीन है चाहे नहीं है, चाहे तू लड़का है चाहे लड़की है, सबको पार्टिसिपेट करना। अब 1937 के एक्ट के अंदर जैसे ऐसा था कि जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, कि भाई इतनी प्रॉपर्टी जिसके पास मिनिमम होगी वो वोट कर सकता है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर एक तरह से इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशन में जस्टिस नहीं मिल रहा है। पर यहाँ पे एक और था, सोशल डायमेंशन भी था इसके अंदर, कि औरतें जो है उनके ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। औरतें वोट कर सकती थी बट रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा थी। कैसे कि तुम एक मतलब आदमी है उसके पास 100 जमीन है, मान लो 100 यूनिट ऑफ लैंड, तो इसके पास कम से कम 150 होनी चाहिए तब जाकर ये वोट कर पाएगी। 1937 के एक्ट में ऐसा था। ओ, तो आप क्या समझ पा रहे हैं इससे ये समझ पा रहे हैं कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना।
राइट, सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो ये न्याय हो जाएगा। सोशल मतलब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ऑन द बेसिस, लड़के को जितनी मिल रही है उतनी लड़की को मिल रही, अपर कास्ट को मिल रही है उतनी लोअर कास्ट को मिल रही है, नहीं मिल रही तो फिर देंगे फिर। सो ये प्रोवाइड करेंगे, रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसको नहीं है, जिसके पास नहीं है, मनरेगा प्रोवाइड करेंगे, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलो तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। 91st क्वेश्चन सब करें, ध्यान से पढ़ के अच्छे से करें। तरह तरह के आंसर है, दुकानों में लिखे होते हैं तरह तरह के फटाके। चलो देखते हैं। और किसी को लिखना है तो लिख दो आंसर, फिर अपन डिस्कस करते हैं। प्रिम्बल गारंटीज इकोनॉमिक जस्टिस टू सिटीजन, तो ये स्टेटमेंट ठीक तो है, एनफोर्सेबल नहीं है, पर प्रेम्बल खुद तो गारंटी कर रहा है ना, प्रेम्बल तो कह रहा है ना कि इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा थोड़ा ना है कि प्रेम्बल ये एनफोर्सेबल है कि नहीं है, ऐसा थोड़ा ना पूछा है। ये तो गारंटी दे रहा है प्रेम्बल की इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, मैं तो दे रहा हूँ भाई। अब सरकार ये नहीं करवा रही है एनफोर्स, ठीक है, मेरे कहने में, तो दैट इज नॉट राइट। प्रेम्बल तो दे रहा है ना। आई होप दिस इज क्लियर। तो फर्स्ट इज करेक्ट, तो जो भी डी ऑप्शन कर रहे हैं उनको समझ में आया, तुषार, वैशाली, फर्स्ट तो करेक्ट है, मनिंजा, केतन, भाई पढ़ना अच्छे से है। हाँ गारंटी प्रेम्बल तो दे ही रहा है ना, प्रेम्बल कह रहा है कि देयर शुड बी इकोनॉमिक जस्टिस, राइट। सेकंड, इकोनॉमिक जस्टिस इंप्लाइज दैट वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल। नहीं साहब, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं कि 25 हेक्टेयर सबको 25 25 25 दे देंगे, 50 हेक्टेयर नहीं। भाई थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इकोनॉमिक जस्टिस का। इसने मेहनत करी तभी इसने कमाया, बट ये है कि जस्टिस कब होगा, जब कि इतना भी नहीं कमा ले, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऐसा ना हो जाए कि कुछ ही लोगों के पास रह जाए, तो इसलिए ये भी गलत है, राइट। ये सही है, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सब बच्चों को? तुषार को समझ में आ गया? तलवीर, किसी को दिक्कत हो तो प्लीज आस्क केतन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलो एक क्वेश्चन ये वाला कर लो, बहुत देर में ये क्वेश्चन है। आराम से पढ़ना, आराम से। वेरी गुड, अब आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने आ गए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो। अच्छा अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? 92 ही देख लो वापस, कई बच्चों ने करानी है अभी, सॉरी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
समझ गए? देखो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चंस के सारे स्टेटमेंट पता है फिर भी वो असर्शन रीजनिंग में ऐसे दे देता है कि भाई हमारा क्वेश्चन बिगड़ जाता है। ये ऐसा पैटर्न बनाना यूपीएससी का नया ट्रेंड है ये, है ना। 93rd क्वेश्चन करें। ठीक है, 93 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ए करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो चलो आज हम क्लास इतना ही रखते हैं। आप शीट सॉल्व करिएगा, राइट। तो जस्टिस तक अपन ने कर लिया ना, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी कर लिया, इक्वालिटी कर लिया, फेटर्निटी, फिर सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, करंट। तो चलो कल कर लेते हैं अपन इसको। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज शाम को आपको एक फिलोसफी की क्लास होगी 5:30 या फिर 5:40, 5:45 पे रख लेते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।